Hello friends, Jai Shri Sham. You are most welcome in this session on MTP2 on direct tax laws and international taxation as conducted by the ICAI on 10th December 2025 for your January 26 exams. My dear friends, इस सेशन में हम प्राइमरली इस MTP में जो भी केस सिनेरियोज और MCQs इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड किए उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जो बिजनेस ट्रस्ट पर बेस्ड फर्स्ट केस सिनेरियो इस MTP में रहा है उससे। देखिए क्या कहता है ये, एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट इज अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014। मतलब ये जो बिजनेस ट्रस्ट है वो एज रीट रजिस्टर्ड हमें नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, details of its income for the previous year ended 31st March 2025 are as follows। क्या डिटेल्स दी गई? सबसे पहले रेंटल इनकम ऑफ ₹5 crores फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट असेट्स। अब आप याद उठाइए, रीट के हिंट्स में जो रेंटल इनकम है वो सेक्शन 10 क्लॉज 23 FCA में एग्जेम्प्ट की गई है। हाँ, यूनिट होल्डर्स भुगतेंगे। सेक्शन 115 यूए रिकॉल कीजिए, यूनिट होल्डर के हिंट्स में जो ये रेंटल इनकम है वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। अब अगर उस इनकम पर ये पेयर दैट इज रीट उनका टीडीएस काट ले तो कोई बुराई नहीं है। याद कीजिए सेक्शन 194 एलबीए को, सेक्शन 194 एलबीए में टैक्स डिडक्शन का जो ऑब्लिगेशन है वो पेयर रीट पर अटैच किया गया है। हाँ, अगर रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को ये रेंटल इनकम अगर पे हो रही होगी तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा, और अगर नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को अगर ये रेंटल इनकम पे हो रही होगी तो उस पर जो टीडीएस है वो सेक्शन 195 में जो इनफोर्स रेट्स हैं उनसे डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन टैक्स डिडक्शन का जो ऑब्लिगेशन है वो कहां अटैच किया गया है? सेक्शन 194 एलबीए में। अब इतने डिस्कशन से इस केस सिनेरियो के दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जरा, पहले तीसरा क्वेश्चन रखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट एंड इट्स यूनिट होल्डर्स इन रिस्पेक्ट of rental income of ₹5 crores from directly on real estate assets। तो it will be exempt in the hands of SFT Flair Trust under section 1023 FCA and taxable in the hands of unit holders under section 115 UA subsection 3। और what about TDS? तो देखिए जरा, in case of distribution of rental income component to its resident and non-resident unit holders, SFT Flair Trust is liable to deduct tax at source at the rate of। तो सर हाँ, रेजिडेंट के केस में 10% है और नॉन रेजिडेंट के केस में जो 195 वाला जो इनफोर्स रेट है उससे टीडीएस कटेगा, तो शायद ये सही होगा। अरे नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टीडीएस यहां पर होगा रेंटल इनकम पर, माय डियर फ्रेंड्स, वो सेक्शन 194 में या 195 सेक्शन में एनआर का नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 194 एलबीए करेक्ट प्लेस है जहां पर टैक्स डिडक्शन पिक्चर में लाया जाएगा। तो मतलब क्या निकल रहा है कि हां, रेसिडेंट यूनिट होल्डर को जो रेंटल इनकम पे की जाएगी उस पर 10% से, एंड जो नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स को रेंटल इनकम पे की जाएगी उस पर इनफोर्स रेट से टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन कहां है ये ऑब्लिगेशन? तो सेक्शन 194 एलबीए में है ये ऑब्लिगेशन, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, देन आइए मैं इसके सिनेरियो में आगे बढ़ता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1.5 crore on sale of listed shares of XYZ Limited, an Indian company in which SFT Flair Trust holds controlling interest through holding 60% of the shareholding of XYZ Limited। तो अगर XYZ Limited की 60% शेयर होल्डिंग अगर SFT Flair Trust के पास है तो हम कह सकते हैं कि इस XYZ Limited का जो कंट्रोल है वो हमारे इस एसएससी बिजनेस ट्रस्ट के पास अगर है तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बिजनेस ट्रस्ट के लिए कहलाएगी। कौन? XYZ लिमिटेड। नाउ transfer took place on 15th April 2024। STT paid both at the time of purchase and sale। तो my dear friends, अब आप देखिए, अगर STT paid ट्रांजैक्शन से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम अगर हुई है तो फिर इस केस में सेक्शन 111A पिक्चर में आना कंफर्म है। तो सर 111A वाला क्या 20% का रेट लगाएंगे? नहीं, ट्रांसफर 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स नहीं हुआ है, इसलिए जो पुराना रेट रहा है 115A का दैट इज 15% वाला वो यहां पर पिक्चर
में लाया जाएगा। देन आगे देख, अच्छा चलिए एक और पॉइंट यहां रख देता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1 करोड़ ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा आप रिकॉल कीजिए, जो यूनिट होल्डर्स होते हैं उनके लिए तो एक तो रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, दूसरा जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट है वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनता है, तीसरा अगर डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी की इनकम अगर बिजनेस ट्रस्ट अगर यूनिट होल्डर को बांटेंगे और उस एसपीबी ने अगर 115BAA अगर ऑप्ट कर रखा होगा तो यूनिट होल्डर को उस डिविडेंड कंपोनेंट पर भी टैक्स किया जाएगा। बाकी सबके लिए सेक्शन 10 क्लॉज 23 एफडी जिंदाबाद। याद है ना फ्रेंड्स, बाकी जो भी रिसीट होंगी वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में नॉर्मली एग्जेम्प्ट कहलाएंगी, राइट ना फ्रेंड्स। हां ब्रॉडली स्पीकिंग सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज वगैरह के जो प्रोविजंस है वो अलग है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बस ये आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है इस पर बिजनेस ट्रस्ट 15% की रेट से 111A में खुद टैक्स दे रहा है, तो यूनिट होल्डर्स मौज करें, उनके लिए 1023 एफडी में ये रिसीट एग्जेम्प्ट होगी। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी की सेल पर हुआ है इस पर भी बिजनेस ट्रस्ट है एमएमआर पर टैक्स देने के लिए लायबल बनेगा। याद कीजिए 115 यूए को। हां तो यूनिट होल्डर तो मौज करें, उनके लिए ये अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं कहलाएगा। देखना जरा दूसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1.5 crore on sale of listed shares of XYZ Limited and short-term capital gain of ₹1 crore on sale of development properties. So short-term capital gain on sale of listed share is taxable at the rate of 15% and short-term capital gain on sale of development properties is taxable at MMR. यही हमने डिस्कस किया था अभी। और देखिए लास्ट आइटम क्या यहां पर दिया गया, डिविडेंड ऑफ ₹4.5 crores from XYZ Limited। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये जो आगे एक और बात रख देता हूं, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में देखिए एसएफटी प्लेयर ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 12 crores टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स इन द पीवाई 24-25। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो अमाउंट आएगा इन एग्रीगेट वो 12 crores का ही आएगा। मतलब बिजनेस ट्रस्ट दैट इज रीट को जो इनकम हुई उन्होंने अपने यूनिट होल्डर को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अच्छा अब यहां पर एक आइटम ये जो बच रहा है डिविडेंड को लेकर, फ्रेंड्स मैं जस्ट एडिशनली ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो एसपीबी से डिविडेंड इनकम बिजनेस ट्रस्ट दैट इज रीट को हो रही है उनके लिए तो 1023 एफसी में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेशन पिक्चर में आए चांस बनता है, वो भी तब जब एक्सवाइजेड प्राइवेट जब इस एसपीबी ने एक्सवाइजेड लिमिटेड ने 115BAA का जो और कंसेशनल टैक्स रिजीम है वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हो। तो चलिए देखते हैं जरा क्या यहां पर हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट एंड इट्स यूनिट होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम इफ XYZ Limited has not opted to pay tax as per section 115BAA। तो फिर यूनिट होल्डर भी मौज करें। मतलब हम क्या कहेंगे इस केस में कि ये जो डिविडेंड है ये एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट के हैंड्स में भी एग्जेम्प्ट होगा 1023 एफसी में, और यूनिट होल्डर्स भी मौज करें 1023 एफडी में, उनके लिए भी एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि एसपीबी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है। अगर किया होता तो बेचारे यूनिट होल्डर भुगतते, उनको टैक्सेशन लगता। आइए अब ले चलता हूं आपको अगले केस सिनेरियो में। अच्छा केस सिनेरियो फ्रेंड्स ये जहां पर आपको जो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस है प्लस जो एनआर टैक्सेशन कहें हम या टीडीएस के प्रोविजंस से इसको रिलेट करें हम, वो यहां पर नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। देखिए क्या यहां पर इस केस सिनेरियो में दिया गया, मिंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीलिंग फैंस एंड एक्सपोर्टिंग द सेम टू वेरियस एसोसिएटेड एंड अदर एंटरप्राइजेस वर्ल्ड वाइड। द इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर AY 22-23 was completed by making reference to the TPO who enhanced the ALP of international transaction by 855 lakhs. The company applied for APA in March 24, which was signed in July 24. The company also applied for rollback benefit, which was agreed and signed in December 24. If the APA is applied, the ALP determined for the AY 22-23 would get enhanced by 580 lakhs as against 855 lakhs originally determined by TPO. अब जरा रोकिए, यहां मैं आपको एक चीज ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब एपीए पिक्चर में आता है तो एपीए के इफेक्ट से एसएससी ने जो अपनी इनकम अपनी आरओआई में डिक्लेयर की होती है वो रिटर्न इनकम रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। हां जो एओ ने डिटर्मिनेशन किया है, जो टीपीओ की रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी के लिए एडिशन हुआ है वो तो रिड्यूस हो ही सकता है।
हां, बस एसएससी की जो रिटर्न इनकम है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, वहां पर वो रोल बैक बेनिफिट काम नहीं करता। तो इस केस में तो जो टीपीयू ने एडिशन, जो टीपीयू की रिपोर्ट के बेस पर एडिशन होना था, उसके कंपैरिजन में जो एडिशन है वो कम रिक्वायर बन रहा है, एसएससी की रिटर्न इनकम से तो डाउन नहीं जा रहा है। इसलिए इस केस में जो ये एपीए है उसका जो इफेक्ट है वो इस असेसमेंट ईयर के लिए कंसीडर किया जा सकेगा। एक बात, दूसरी बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि जब रोल बैक बेनिफिट पिक्चर में आता है, जब रोल बैक बेनिफिट की बात पिक्चर में आती है तो मॉडिफाइड रिटर्न भी फर्निश करने का ऑब्लिगेशन एसएससी पर अराइज हो जाता है। सर ये मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फर्निश करनी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस एग्रीमेंट के परसुएंस में आप मॉडिफाइड रिटर्न लेकर जा रहे हैं उस एग्रीमेंट वाले मंथ के क्लोज होने से नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, तो अगर हम ओरिजिनल एग्रीमेंट जिस ईयर पर अप्लाई होता है उस ईयर की रिटर्न अगर पहले फर्निश कर चुके होते हैं तो ओरिजिनल एग्रीमेंट वाले मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स, और रोल बैक ईयर की जो रोल बैक ईयर और ईयर्स की जो मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश होनी है वो रोल बैक एग्रीमेंट जिस मंथ में साइन हुआ होगा उस मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स। तो मतलब अगर हमसे कोई ये पूछे कि रोल बैक ईयर्स के रिस्पेक्ट में मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फर्निश होनी चाहिए, तो बस एग्रीमेंट के वाले मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स तक, मतलब हम कह सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, राइट ना। आइए जरा मैं इन चीजों से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर्स अंडर द एपीए प्रोविजंस? तो माय डियर फ्रेंड्स, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रोल बैक एग्रीमेंट वाज साइंड। तो दिसंबर मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स, यही अभी हमने यहां निकाले। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट regarding the adjustment of ALP for AY 22-23 based on the APA and TPO's original determination? तो my dear friends, कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट कहलाएगा? देखिए, ALP adjustment of rupees 580 lakhs has to be made for AY 22-23 even though it is less than the TPO's original adjustment of 855 lakhs since it doesn't reduce total income as declared in the ROI। तो एसएससी ने जो अपनी रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की थी टीपीओ के रिपोर्ट के बेस पर 855 लाख का एडिशन होना था, लेकिन एपीए के अकॉर्डिंगली अगर 855 की जगह एसएससी की रिटर्न इनकम में केवल 580 लाख का भी अगर एडिशन होना है तो बस वही किया जाएगा। यही तो है रोल बैक बेनिफिट, राइट ना फ्रेंड्स। आइए अब मैं इस केस सिनेरियो में आपको थोड़ा आगे लेकर बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन आगे के फैक्ट्स से रिलेट करते हैं। मिंट प्राइवेट लिमिटेड बोरोड $100 lakhs फ्रॉम ट्रिपल इनकॉर्पोरेशन यूएसए ऑन 1 जुलाई 2019 under a loan agreement approved by the CG. Interest is payable half yearly in foreign currency at the rate 4% per annum on every half year, that is 31st December and 30th June. Now for the half year ended 31st December 2024, interest was paid on 28th February 25 after deducting tax at source। अब requirement क्या है वो देखिए जरा पहले। How much is the amount of TDS by Mint Private Limited on interest paid to Triple Incorporation on 28th February 2025? तो पहले तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा, अगर हम मिंट प्राइवेट लिमिटेड से हमारी एसएससी दैट इज ट्रिपल इनकॉर्पोरेशन को अगर फॉरेन करेंसी में लैंड किए गए मनी से अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम 5% की रेट से टैक्स के लिए उस ट्रिपल इनकॉर्पोरेशन के हिंट्स में चार्जेबल बनेगी। और ये जो केस है इस पर टैक्स डिडक्शन का जो ऑब्लिगेशन है वो सेक्शन 194 एलसी में अटैच किया गया 5% से, और सरचार्ज एंड सेस नॉर्मली वर्क करता है, राइट ना फ्रेंड। सरचार्ज एंड सेस नॉर्मली वर्क करेगा, मतलब अगर पे फॉरेन कंपनी है और अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा दिया जा रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया जा रहा है तो 2% सरचार्ज भी पिक्चर में आएगा, 4% सेस तो एवरग्रीन है वो तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। हां, मैं एक चीज यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि 30 जून 2023 तक अगर मनी बोरो कर लिया गया है इंडियन कंपनी लाइक मिंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तब ये पॉइंट वर्क करेगा। आगे के लिए इनफैक्ट जो थिंग्स हैं 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स के लिए वो अलग थिंग्स है जिनका इस केस सिनेरियो में कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं यहां जिसकी जरूरत है वो बात आपके सामने केवल कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये जो $100 लाख का जो लोन मिंट प्राइवेट लिमिटेड ने लिया सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड बोरोइंग है और 30 जून 2023 से पहले की ये बोरोइंग है, 1 जून 2023 ऑनवर्ड्स की नहीं है, राइट। तो इस केस में जो ये बोरोइंग है इस बोरोइंग पर जो ये इंटरेस्ट वाली बात आ रही है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अगर हम देखें तो वो यहां पर जो भी निकल कर आएगा 31 दिसंबर
के इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स 31 दिसंबर का जो भी करेंसी कन्वर्जन रेट होगा वो भी यहां पर यूज में लिया जा सकेगा, और अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर आएगा, मैं पहले आपके लिए वो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल देता हूं फ्रेंड्स। वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहां इन इंडियन रुपीज 1,44,00,000, ठीक है, तो 144 lakhs मैंने सिंपली लिख दिया है। ओके, ये इंडियन रुपीज में जो अमाउंट है वो यहां पर इंटरेस्ट का ये आ गया है। ओके, अच्छा, अब यहां बात है एक्चुअली टैक्सेशन और टैक्स डिडक्शन की। तो जैसा कि अभी आपने देखा 5% नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस है, अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए 2% सरचार्ज, मतलब 102% इसका हम कर देंगे, और 4% सेस तो एवरग्रीन है ही, तो इसका 104% हम यहां पर चेक कर लेते हैं। ओके ना, तो यहां इस केस में माय डियर फ्रेंड्स जो रिजल्ट ये निकल कर आएगा, मैं निकालता हूं आपके लिए वो रिजल्ट, वो यहां 7,63,776 आ रहा है। 7,63,776 यहां पर निकलकर आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टैक्स डिडक्शन है वो सेक्शन 194 एलसी में यहां मिंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिक्वायर्ड बनेगा कि वो AAA इनकॉर्पोरेशन का डिडक्ट करके गवर्नमेंट के क्रेडिट में आगे डिपॉजिट कराएं। ठीक है, तो बस आपने कंसीडरेशन में जो बात लेकर चलनी थी वो इतनी सी थी। अगर 30 जून 2023 तक अगर इंडियन कंसर्न ने अगर फॉरेन करेंसी में मनी बोरो किया है किसी फॉरेन कंपनी अदर नॉन रेजिडेंट से, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अगर वो सीजी के द्वारा अप्रूव्ड बोरोइंग है, तो ऐसे इंटरेस्ट पर जो टैक्सेशन है वो 5% से किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जो टैक्स डिडक्शन है वो 194 एलसी में पिक्चर में लाया जाएगा। ये मैंने लीगल पोजीशन क्विकली यहां पर जितनी जरूरी थी वो आपको रिफ्रेश कराई। ओके, आइए अब मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें ये जो 7,63,776 ये टीडीएस का अमाउंट है जो यहां पर रिक्वायर्ड बनेगा। ओके, आइए अब जरा आगे का पार्ट रखूं मैं आपके लिए। देखिए, मिंट प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट्स टू अनरिलेटेड पार्टी फिनलैंड लिमिटेड कनाडा। मिंट प्राइवेट लिमिटेड डिडंट मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन in respect of sales made to Finland Limited during the financial year 24-25. The aggregate sales made by Mint Private Limited to Finland लिमिटेड वाज 12 करोड़। अरे देख तो लो, ये फिनलैंड लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टी है, तो मतलब क्या, ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रांजैक्शन है वो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होना जरूरी है। और मिंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक अनरिलेटेड एंटिटी के साथ अगर ये ट्रांजैक्शन किया है तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इस रिलेशन में प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यहां अगर उन्होंने नहीं मेंटेन किए, कोई गुनाह नहीं किया, पेनल्टी अगर कोई हमसे पूछेगा तो वो निल कहलाएगी। देखिए, हाउ मच वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी लेबल ऑन मिंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर फेल्योर टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद फिनलैंड लिमिटेड, देन निल पेनल्टी। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अगर हुआ होता, फिर आपने प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की मेंटेन नहीं किए होते, तो फिर जो पेनल्टी है वो पिक्चर में आ सकती थी। उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू के 2% तक की जो पेनल्टी है वो एओ फिर आप पर लगा पाता सेक्शन 271 में, जिसकी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया गया ट्रांजैक्शन। और आइए अब ले चलता हूं आपको एक और यूनिक केस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड, जिसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स चैप्टर और असेसमेंट प्रोसेस चैप्टर की जो नॉलेज है वो आपसे टेस्ट की गई है। क्या ये कहता है, जरा देखिएगा फ्रेंड्स। The assessing officer with prior approval of principal commissioner of income tax surveyed, जैसे इन्होंने सर्वेड लिखा तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए 133A का ये केस है। हाँ फ्रेंड्स, यहां पर सिंपली एंटर्ड नहीं लिखा, अगर एंटर्ड लिखा होता तो फिर उस केस में हम 133B वगैरह के बारे में सोच रहे होते। The assessing officer with prior approval of principal commissioner of income tax surveyed the business premises of Orion Foods Private Limited which was within his jurisdiction at 9 p.m. on 1st June 2024 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceedings under the IT Act 1961. The survey operations continued till 11:05 p.m. Okay, then on 15th June 2024, the assessing officer entered the business premises of Horizon Appliances Limited, which was also within his jurisdiction at 8:25 p.m. for the purpose of collecting information which may be useful for the purposes of the इनकम टैक्स एक्ट 1961। रुकिए जरा प्लीज, अब यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा
कि जहां पर सर्वेड का केस था तो सर्वे वाले प्रोविजंस पिक्चर में आएंगे, जहां पर सिंपली एंटर्ड का केस है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में रेलिवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एसएससी के यहां एंटर किया, तो इस तरह के केस में माय डियर फ्रेंड्स जो सेक्शन 133B के प्रोविजंस है वो पिक्चर में आएंगे। हां 133B में नॉर्मली इस तरह की जो पावर है वो गिवन है, एंड लेफ्ट द प्रेमाइसेस एट 9:20 PM द बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड केप्ट ओपन फॉर द बिजनेस every day between 10 a.m. and 10 p.m. and the business premises of Horizon Appliances Limited are kept open every day between 9:30 a.m. and 9:30 p.m. अब जरा रुकिए प्लीज, हम ये कह सकते हैं कि यहां जो Horizon Appliances Private Limited है इसके केस में तो असेसिंग ऑफिसर ने 8:25 p.m. में एंटर किया और 9:20 p.m. को बिल्डिंग छोड़ दी, तो मतलब क्या कि जो ये बिजनेस आवर्स हैं उनके उसी में असेसिंग ऑफिसर ने एंट्री की और एग्जिट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 133B कहता है कि बिजनेस आवर्स में आप एंटर करेंगे, तो इन्होंने बिजनेस आवर्स में एंटर किया, एग्जिट भी कर लिया। लेकिन 133A भी ये कहता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस पर तो ये बिजनेस आवर्स में ही एंटर करेंगे। अब इन्होंने एंट्री तो बिजनेस आवर्स में ली, 10 AM एंड 10 PM, लेकिन इन्होंने एग्जिट जो किया वो 10 PM के बाद किया। तो याद करो ना एन के मोहनत का केस मद्रास हाईकोर्ट का, क्या कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कि सर्वे ऑपरेशंस कमेंस और बिजनेस आवर्स में हो जाने चाहिए। हां कमेंस आपने बिजनेस आवर्स में कर दिए तो कंटिन्यू तो आप बिजनेस आवर्स के बाद भी रख सकते हैं, है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से असेसिंग ऑफिसर का जो सर्वे के लिए दोनों प्रेमाइसेस में एंटर करने का जो एक्ट है वो वैलिड है। पहले जरा देखिए इसी क्वेश्चन को निपटाते हैं। इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एट 9 PM एंड कंटिन्यूइंग सर्वे ऑपरेशंस टिल 11 PM वैलिड? आल्सो इन द इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द बिजनेस प्रेमाइस ऑफ हॉरिजॉन अप्लायंसेस लिमिटेड एट 8:25 PM वैलिड? यस, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन बोथ द केसेस इज वैलिड। दोनों ही केसेस में, क्योंकि 133A भी कहता है बिजनेस प्रेमाइस में आप बिजनेस आवर्स में एंटर कर सकते हैं, एन के मोहनत के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एंट्री बस बिजनेस आवर्स में कर लो, एग्जिट के लिए वो टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप सर्वे ऑपरेशंस बाद में भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ने अगर टाइमली एंटर कर लिया और अगर सर्वे ऑपरेशंस को 11:05 तक कंटिन्यू रखा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके केस में एओ का जो एक्ट है वो वैलिड है। सिमिलरली हॉरिजॉन के केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 133B कहता है बिजनेस आवर्स में आप एंटर कर सकते हैं, उन्होंने किया है, ओके। तो इसलिए एओ का जो एक्शन है वो दोनों ही केसेस में यहां वैलिड कहलाएगा। लेकिन आगे देखिए, इन बोथ द अबव केसेस द असेसिंग ऑफिसर इंपाउंडेड एंड रिटेन्ड इन हिज कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 days इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज the books of accounts and other documents inspected by him after recording reasons for doing so. However, he didn't obtain specific permission from the principal commissioner for this action. अब जरा रुकिए फ्रेंड्स, यहां दोनों ही केसेस में, मतलब 133A वाला केस, राइट, वो ओरियन के यहां जो उन्होंने सर्वे किया और वो हॉरिजॉन के यहां जो 133B की पावर उन्होंने एक्सरसाइज की, दोनों ही केसेस में उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड एंड रिटेन कर लिया। अब आप रिकॉल कीजिए 133B में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इंपाउंड रिटेनमेंट की पावर ही नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन के केस में, हॉरिजॉन अप्लायंसेस के केस में 133B जो इन्वोक हो रहा है, वहां अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंपाउंडिंग एंड रिटेनमेंट को अंजाम दिया है तो वो एक्ट उनका 100% अनलॉफुल है। लेकिन ओरियन जिनके यहां सर्वे की पावर उन्होंने एक्सरसाइज किया 133A में, सर्वे की पावर के दौरान तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड एंड रिटेन कर ही सकते हैं। हां, लेकिन क्या लिखा है यहां पर, उन्होंने रीजंस तो राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक परमिशन प्रिंसिपल कमिश्नर से इस इंपाउंडिंग रिटेनमेंट के लिए नहीं ली है। तो जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि परमिशन तो तब लेनी होती है ना जब 15 days एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज, मतलब 15 वर्किंग डेज से ज्यादा अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करना हो तो 133A अप्रूवल लेना रिक्वायर करता है, और यहां तो 12 days इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज है, तो यहां पर परमिशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कहेंगे कि असेसिंग ऑफिसर का ओरियन के केस में इंपाउंडिंग रिटेनमेंट का एक्ट ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन के केस में वो सही नहीं कहलाएगा। देखिए, इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड हॉरिजॉन
Appliances Limited are, after recording reasons for doing so, valid, where he had not taken a specific permission from the principal commissioner for this action. हम क्या बोलेंगे? The action of AO is valid in the case of Orion Limited, but not in case of Horizon Limited. ओके ना फ्रेंड्स? अच्छा, अब यहीं पर एक क्वेश्चन में जरा और कंटिन्यू रखना चाहता हूं. देखिए, कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां 133A में सर्वे की पावर एक्सरसाइज की गई इन अगस्त 2024 इन रेस्पेक्ट ऑफ AY 21, 22, 23, 21, 22 and 22, 23 consequent to the survey conducted in the business premises of Orion Foods Private Limited. तो भाई डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1 सितंबर 2024 से पहले जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की स्कीम थी, उसमें भी टीडीएस टीसीएस वाले सर्वे को छोड़ दो, 133A सबसेक्शन 2A में जो होता है उसको छोड़कर नॉर्मल सर्वे की पावर के दौरान जो भी चीजें मिलेंगी, इनफैक्ट असेसिंग ऑफिसर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की पावर को एक्सरसाइज करेंगे. सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की पावर जो एओ को दी गई है, उसके लिए 148 में जो एओ को नोटिस इशू करना होता है, वहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि एओ के पोजीशन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो ये सजेस्ट करती हो कि हां, असेसी की इनकम असेसमेंट से स्केप कर गई है. असेसी की कोई इनकम जो टैक्स के लिए चार्जेबल थी वो असेसमेंट से स्केप कर गई है, मतलब टैक्सेशन से रह गई है. और चाहे 1 सितंबर 2024 से पहले की ओल्ड स्कीम या 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की नई स्कीम आई है, दोनों में ही माय डियर फ्रेंड्स जो सर्वे का केस है, सर्वे के केस में ये डीमिंग फिक्शन है कि मान लिया जाएगा कि एओ के पोजीशन में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हां, असेसी की टैक्स के लिए चार्जेबल कोई इनकम असेसमेंट से स्किप कर गई है. और दोनों में ही 148A का जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है सर्वे के केस में रिक्वायर्ड है. 1 सितंबर 2024 से पहले वो सर्च रिक्वेशन के केस में रिलैक्सेशन था, है ना, कि 148A आपको कंप्लाई विथ नहीं करना, लेकिन तब भी सर्वे के केस में वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थी, है ना. और 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स भी जो 147 की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की जो स्कीम रिवाइज की गई, उसमें भी जो सर्वे का केस है उसमें हां, ये तो मान लिया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर के पोजीशन में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है कि असेसी की टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम को असेसमेंट से स्किप कर गई है. लेकिन अब भी असेसिंग ऑफिसर को 148A का जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाला जो ऑब्लिगेशन है, मतलब जो 148A की जो कंप्लायंसेस है वो रिक्वायर्ड है. ये मैंने क्विकली जो चीज है वो आपको यहां रिफ्रेश कराई है. मतलब एक अच्छी बात क्या है कि दोनों ही केसेस में, चाहे आपके पास में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की 1 सितंबर 2024 से पहले सर्वे हुआ हो या 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड सर्वे हुआ हो, दोनों ही केसेस में 147 की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की 147 से 151 तक की ब्रॉडली स्पीकिंग जो स्कीम है, उसमें जो ये वाली पोजीशन है डीमिंग फिक्शन वाली कि हां, एओ के पोजीशन में ये इंफॉर्मेशन मान ली जाएगी, ये सजेस्ट करती है कि असेसी की टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम असेसमेंट से स्केप कर गई है, लेकिन उन्हें 148A की जो कंप्लायंस है वो पूरी करनी होगी, वो एज इट इज एग्जिस्ट कर रही हैं. तो इस केस में एक बात जो कंसीडरेशन में लेनी है वो ये लेनी है कि आपको जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें अगर ये कहा जाए कि एओ जो 148 का नोटिस इशू करना चाहता है, एओ जो 148 का नोटिस इशू करना चाहता है वो नोटिस इशू नहीं कर सकता क्योंकि सर्वे इनवैलिड है. भैया कहां इनवैलिड है सर्वे? ये हम कहेंगे ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ठीक है, अच्छा, हां, वो सर्वे के बाद में 148 का नोटिस इशू तो कर सकता है, लेकिन जो 148A की जो कंप्लायंस है वो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं बनेगी, वो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं बनेगी. ऐसा कैसे हो सकता है? जो सर्चर इक्वेशन के केस में वो रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, रिलैक्सेशन था 148A से, लेकिन सर्वे के लिए तो पहले भी रिक्वायरमेंट थी और अभी भी है. हाँ, यस, ये नोटिस इशू तो कर सकता है, लेकिन उसको पहले स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. लेकिन जो अदर कंप्लायंस है 148A की वो यहां पर नेसेसरी नहीं होंगी. सर्वे के केस में तो वो हमेशा नेसेसरी रही है, चाहे वो पुराना केस हो या नया केस हो. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक लग रहा है? हाँ, एओ 148 का जो नोटिस है वो इशू कर सकता है, उसको 148A की जो कंप्लायंस है वो जरूर फॉलो अप करनी पड़ेंगी. मैंने यहां पर एलिमिनेशन वाली अप्रोच पहले क्यों लगाई उसका रीजन बताता हूं आपको. मैंने एलिमिनेशन वाली अप्रोच यहां पर इसलिए लगाई क्योंकि यह माइंड में डाउट आ सकता है कि सर ये हो क्या रहा है. अगर यहां पर अगस्त 24 में अगर ईओ नोटिस इशू करने जा रहा है तो हमने तो यह पढ़ा है कि अगस्त 24 में अगर नोटिस इशू होगा तो जो नोटिस दिए जाएंगे उसमें नॉर्मली जो 3 इयर्स के केसेस हैं वो रीओपन किए जाएंगे. तो यहां पर जो ये 2021 वाला जो केस है
जो 2021 वाला जो केस है 20 जो यहां पर 2021 से जो 3 इयर्स है वो 3 इयर्स अगर हम देखें तो 31 मार्च 2024 को निकल चुके हैं। 31 मार्च 2024 के बाद में अगस्त 24 में जो नोटिस है वो कैसे इशू हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली जो नोटिस है वो 3 इयर्स तक इशू हो सकता है। मैं यहां पर सिंपल मैनर में इस तरह से जो चीजें वो प्रेजेंट करता हूं आपके लिए। आगे के ईयर्स के लिए दिक्कत नहीं है, आगे के ईयर्स के लिए इस डेट पर जो 3 इयर्स का टाइम है वो नहीं निकला, लेकिन ये जो ईयर है इस ईयर के लिए तो 3 इयर्स का जो टाइम है वो 31 मार्च 2024 को निकल चुका है, और ये अगस्त 24 में जो नोटिस है वो इशू करने जा रहा है। तो एक आपको एक्सेप्शन याद आना चाहिए, 1 सितंबर 2024 से पहले अगर सर्वे होता है या 1 सितंबर 2024 से पहले का अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का केस होता है तो उसमें नोटिस नॉर्मली 3 इयर्स तक दिया जा सकता है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है कि 10 इयर्स तक भी नोटिस इशू किया जा सकता है अगर एस्केप्ड इनकम ब्रॉडली स्पीकिंग इन फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपीस से ज्यादा हो। अगर एस्केप्ड इनकम इन फॉर्म ऑफ असेट्स और एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपीस से ज्यादा अगर वहां है तो फिर जो नोटिस है वो 10 इयर्स तक भी इशू किया जा सकता है। तो हो सकता है कि जो एस्केप्ड इनकम का क्वांटम है वो 50 लाख रुपीस से ज्यादा होगा। हाँ, ये मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इस केस में ये पक्की बात है कि जो ये वाले ऑप्शन है ये तो एकदम ब्लंडर है, ये तो सही हो ही नहीं सकते। और देखो आपको जो पूछा भी जाता है वो क्या पूछा जाता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताओ, तो जो आपने 4 ऑप्शन में दिए हैं उन 4 ऑप्शन के हिसाब से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो ये वाला ऑप्शन है, राइट। तो माइंड में जिस तरह का डाउट आ सकता था उसके लिए मैंने ये एलिमिनेशन अप्रोच पहले आपके सामने यहां पर अडॉप्ट की। और आइए ना पहले एक यहां पर और आपके सामने एमसीक्यू रख देता हूं। वुड द एक्शन ऑफ एओ इन एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एट 9 PM एंड इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन वैलिड इफ इट हैड सर्वेड ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग वेदर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट 1961। तो माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए, जो टीडीएस टीसीएस सर्वे होता है उसमें तो जो टीडीएस टीसीएस सर्वे कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वो एक्चुअली आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट ही सर्वे के लिए जा सकती हैं। वो बिजनेस वो सनसेट के बाद जा ही नहीं सकती, सनसेट के बाद अगर वो जाएंगी तो वो सर्वे इनवैलिड है, राइट। और यहां पर आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने जो टीडीएस जो उन्होंने ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग वेदर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड सोर्स इन अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर ऑफ टीडीएस और आईटी एक्ट, उन्होंने अगर 9 PM को अगर सर्वे के लिए अगर ओरियन के यहां पर अगर एंटर किया तो इस केस में जो ये टीडीएस टीसीएस सर्वे का जो एक्ट है वो यहां पर वैलिड नहीं कहा जा सकता। और एक और चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टीडीएस टीसीएस सर्वे में जो सर्वे कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ला ही नहीं सकती, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन्हें तो केवल टैक्स डिडक्शन कलेक्शन चेक करना है। हाँ, तो वो एक्चुअली उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर सकती है, लेकिन वो उनको अपने साथ में इंपाउंड एंड रिटेन करके ला ही नहीं सकती। तो मतलब यहां ब्लंडर हो रहा है क्या कि एक तो असेसिंग ऑफिसर ने टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए आफ्टर सनसेट एंटर किया है इसलिए ये सर्वे इनवैलिड है, और दूसरा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड एंड रिटेन कर रहे हैं, तो इस ये एक्ट भी उनका 100% इनकरेक्ट कहलाएगा। तो नो द एक्शन ऑफ एओ इन एंटरिंग द प्रीमाइस एट 9 PM एंड इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट वैलिड, राइट ना फ्रेंड्स। तो यहां पर जो आपसे वो सर्वे वगैरह वाली चीजें और जो इनकम स्कीपिंग असेसमेंट की चीजें थी वो यहां पर टेस्ट की गई। और माय डियर फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट आपको दिया गया है इसका कोई यूज नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसकी रीडिंग नहीं लगाई है, क्योंकि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको यहां पर दिया ही नहीं गया है। तो वो अननेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स वहां पर प्रिंट कर दिया गया है। मैं लेकर चलना चाहता हूं अब आपको कुछ इंडिपेंडेंट जो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं उनमें। तो आइए प्लीज देखिए, मिस्टर अंजन, अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ फ्लैट इन मुंबई द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच रुपीज 2 crores फॉर रुपीज 1.8 crores टू हिज फ्रेंड मिस्टर अश्विन, अ कॉलेज लेक्चरर। मिस्टर अंजन had purchased the flat 1 year back, means short term का केस है, for 1.5 crores and the stamp duty value on that date was also 1.5 crores। यहां शॉर्ट टर्म कहना भी गलत है, क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो प्रॉपर्टी डीलर है, इसलिए फ्लैट की सेल की जो इनकम है वो पीजीबीपी में जाएगी। व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ सच अ सेल? तो माय डियर फ्रेंड सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो प्रॉपर्टी डीलर है मिस्टर अंजन, इनके लिए सेक्शन 43CA रिकॉल कीजिए। क्या बोलता है वो कि अगर आपका जो सेल कंसीडरेशन है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू
उस सेल कंसीडरेशन के 110% से अगर ज्यादा है तो 1.8 करोड़ का 110% आप निकालिए 1.98 करोड़ आएगा, उससे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वही डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन यहां पर ट्रीट कर ली जाएगी। जो इनके लिए कॉस्ट रही है उसका रिडक्शन हम देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो पीजीबीपी हेड में अंजन के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनाएंगे। और अब जो इनके फ्रेंड मिस्टर अश्विन है उनके लिए अगर आप देखें तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या बोलता है कि अगर इन्होंने फ्लैट के लिए जो पेमेंट किया है एक्चुअली अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस किए गए पेमेंट के 110% से अगर ज्यादा है तो फिर उस केस में जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में से जितना उन्होंने पेमेंट किया है उस पेमेंट को घटाकर जो डिफरेंस है अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, यहां तो कई काफी ज्यादा है, वो जो डिफरेंस है वो अदर सोर्सेस हेड में इस बायर के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल यहां पर कहलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या बात निकल कर आई कि 50 lakhs वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अंजन एंड ₹20 lakhs वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अश्विन। बात खत्म। और आओ ना अगला जो केस है मैं वो रखता हूं। मिस्टर राहुल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस ऑन 1st November 24 फॉर सेल ऑफ डिजाइनर सूट्स। ही ऑब्टेन्ड अ वैलिड परमिट नंबर इन हिज नेम एंड रजिस्टर्स हिमसेल्फ ऑन shine.com, a country based website, an e-commerce operator for sale of his products in India. Mr. Rahul sold goods worth rupees 80 lakhs through shine.com up to 31st March 2025. E-commerce operator credited 35 lakhs on 31st December 2024, 12 lakhs on 1st January 2025 and 18 lakhs on 28th February 2025 payable to Mr. Rahul in its books of accounts. These amounts were paid to Mr. Rahul on 15th March 2025 after deducting a commission of 10% on gross sale proceeds. On 31st March 2025, remaining amount of rupees 15 lakhs were directly credited in Mr. Rahul bank account by buyers, who is liable to deduct tax at source on the above transactions when and what amount of tax is deductible. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 194O क्या बोलता है कि अगर बायर ने भी अगर ई कॉमर्स पार्ट दैट इज मिस्टर राहुल के अकाउंट में अगर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है तो वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही shine.com के द्वारा ही इस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को किया गया पेमेंट माना जाएगा। उस अमाउंट पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज shine.com के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। हां 194O में पहले जो टीडीएस का रेट था वो 1% था जो घटाकर 0.1% कर दिया गया। टीडीएस की टाइमिंग वही क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां कि 31 दिसंबर 2024 को जो 31 दिसंबर 2024 को जो अमाउंट हमें यहां दिया गया है एक्चुअली कितना 35 लाख का, इस पर 0.1% की रेट से 3500 रुपीस का जो टीडीएस है वो पिक्चर में आएगा। इसी तरह से 1 जनवरी 2025 को माय डियर फ्रेंड जो अमाउंट में दिया गया 12 लाख का उस पर 1200 रुपीस का टीडीएस पिक्चर में आएगा। यस ना फ्रेंड्स, वही 0.1% का रेट। यस, इसके बाद में 28 फरवरी 25 को जो अमाउंट हमें यहां पर 28 फरवरी 2026 को जो अमाउंट हमें यहां दिया गया है दैट इज 18 lakhs का उस पर 1800 और जो बाकी अमाउंट 31 मार्च को हमें जो यहां दिया गया है दैट इज 15 लाख रुपीस का उस पर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही 1500 रुपीस का जो टीडीएस है वो यहां पर पिक्चर में लाया जाएगा। और यही चीजें हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगी कि shine.com दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 3500 1200 1800 एंड 1500 ऑन दीज डेट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, आइए अब लास्ट जो एमसीक्यू मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए मिस्टर सार्थक set up a 3-star hotel Lakeview in Bhopal on 16th May 2009 and another 3-star hotel Sea View in 3-star hotel Sea View in Mumbai 1st April 2012. His brother Mr. Akhand is in the business of building and operating hospitals. He has set up hospital Heartline with 50 beds capacity in Mumbai, which begins to operate on 1st August 2008, and another hospital FitCare with 120 beds capacity in Bhopal, which begins to operate on 15th May 2016. For the previous year 2024-25, Mr. Sarthak has profit from Hotel Lakeview of 95 lakhs and loss of Hotel Sea View of rupees 35
lakhs, Mr. Akhand has profit from hospital Heartline of 54 lakhs and loss from hospital Fitcare of rupees 25 lakhs for the PY 24-25. What would be the profit and gains of business or profession of Mr. Sarthak and Mr. Akhand, and also determine the loss to be carried forward if both of them opt out to pay tax as per section 115 BAC. अब मैं आपको याद दिला दूं, एक सेक्शन आप सेक्शन 35 AD देखते हैं, उस सेक्शन 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस की लिस्ट गिवन है उसमें 3 स्टार होटल का केस तो कवर्ड है। हाँ, अगर मैं सेक्शन 35 AD के स्पेसिफाइड बिजनेस की अगर बात करूं तो वहां पर 3 स्टार होटल का केस कवर्ड है, राइट। वहां पर एटलीस्ट 100 बेड्स की कैपेसिटी के साथ अगर कोई हॉस्पिटल अगर आपने बिल्ट अप एंड ऑपरेट किया है तो वो केस भी 35 AD के लिए फिट केस कहलाएगा। लेकिन इनका जो हार्टलाइन हॉस्पिटल है जिसमें केवल 50 बेड्स की कैपेसिटी है वो 35 AD के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक सेक्शन 73A सेट ऑफ चैप्टर में भी आप देखते हैं और हम तो सेक्शन 35 AD के साथ ही उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। सेक्शन 73A क्या कहता है कि अगर एक स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को केवल और केवल किसी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। उस अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के रिस्पेक्ट में आपको 35 AD की डिडक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है इररिलेवेंट, लेकिन वो 35 AD की बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में फॉल करता हुआ नजर आना चाहिए। तो अब यहां पर आप देखिए ये जो केस हमें दिया गया इसमें जो सार्थक हैं उनके लिए तो हम ये कहेंगे कि देखो आपको एक 3 स्टार होटल लेक व्यूज में जो प्रॉफिट है वो हुआ है 95 लाख का, और आपको सी व्यू जो आपका होटल है उस सी व्यू होटल में आपको लॉस हुआ है कितने का, 35 लाख का। यू कैन एडजस्ट, आप उस 35 लाख के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सार्थक के लिए तो 60 लाख रुपीस हम कहेंगे पीजीबीपी एड में चार्जेबल इनकम कहलाएगी, क्योंकि दोनों ही जो होटल है वो 3 स्टार कैटेगरी के होने की वजह से 35 AD के स्पेसिफाइड बिजनेस में आएंगे। लेकिन जो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स अखंड हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि आपका हार्टलाइन हॉस्पिटल से जो आपको प्रॉफिट हुआ है 54 लाख का, अब आप ये चाहो कि आप 35 AD वाले बिजनेस दैट इज फिटकेयर हॉस्पिटल से जो आपको लॉस हुआ है 25 लाख का, उस लॉस को अगर आप एडजस्ट करना चाहो 50 बेड्स वाली कैपेसिटी के हॉस्पिटल के प्रॉफिट से, यू कांट डू दैट, आप वो नहीं कर सकते। इसका मतलब अखंडा को पीजीबीपी में 54 लाख, मिस्टर अखंड को इनफैक्ट पीजीबीपी में 54 लाख पर जो टैक्सेशन है वो होगा, हां वो 25 लाख रुपीस का स्पेसिफिक बिजनेस से जो लॉस हुआ है उस लॉस को वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें आगे कभी स्पेसिफिक बिजनेस की इनकम से ही मिलेगा। राइट ना माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए आपको यही चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 60 लाख इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक। देखिए ये जो सार्थक के लिए हमने 60 लाख निकाला था, बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 60 लाख इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक एंड अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड वुड बी निल, राइट, क्योंकि उनके तो लॉस का हमने एडजस्टमेंट ही कर दिया। लेकिन बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 54 लाख इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अखंड एंड 25 लाख लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, यही बात है यहां पर आपको गिवन है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हां जो 30 मार्क्स वाला केस सिनेरियोज एंड एमसीक्यूज वाला पार्ट इस एमटीपी2 का जो था वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया, और मैं अब आपको लेकर चलना चाहूंगा जो सेकंड पार्ट है इस एमटीपी का जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की हमें बात करनी है उसमें, और उसमें सबसे पहले जो आपको कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का दिया जाता है ना, हां उसकी हम यहां पर बात करेंगे। रिक्वायरमेंट बताता हूं आपको, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 25-26 इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 JB, कंपनी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर एनी कंसेशनल टैक्सेशन रेजिम। तो मतलब हमें क्या करना है, एसएससी कंपनी की नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट करके दे देनी है, बात खत्म। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पर हमें पर्टिकुलर्स दिए गए। द नेट प्रॉफिट ऑफ पीकॉक लिमिटेड एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 अमाउंटेड टू रुपीज 27,22,000 आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2 lakhs। द मशीनरी कुडंट बी इंपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू पेंडिंग अप्रूवल्स फ्रॉम अथॉरिटीज टिल 31st March 2025। तो माय डियर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्लोज होने तक अगर वो मशीन इंडिया में इंपोर्ट हुई नहीं तो ऐसे केस में उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो तो मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना है। आपने P&L में उसको डेबिट कर दिया है तो रिवर्स कीजिए, एड बैक कीजिए, क्योंकि ये तो मशीन की कॉस्ट में आगे जब वो इंपोर्ट हो जाएगी तब कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करेगा।
आगे देखिए, कमीशन ऑफ ₹1 lakh पेड इन मंथ ऑफ February 2025 on which tax has been deducted in February 25 itself. Commission of ₹1.25 lakhs paid in the month of March 2025 on which tax was deducted in May 25. Tax deducted at source on these payments was deposited to the government on 28th September 2025. अब आप देख रहे हैं सस्ती कंपनी है। अब कंपनी की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट आपको पता है 31 अक्टूबर होती है, तो जो टीडीएस का अमाउंट है वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले जमा हो गया है। अब जिस मंथ का एक्सपेंस था, अगर आपने जिस प्रीवियस ईयर का वो एक्सपेंस था, अगर आपने उसी प्रीवियस ईयर में अगर टीडीएस काट लिया और आपने उस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले उसको जमा करा दिया, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो नो ट्रीटमेंट। हां, लेकिन आपने जिस प्रीवियस ईयर का वो खर्चा था, आपने उस प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा ही नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर में टीडीएस काटा, तो ये पक्का हो गया कि यहां पर आपको इसका जो 30% पार्ट है वो सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1A में डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। याद कीजिए फ्रेंड्स, जिस साल का खर्चा है, अगर आपने उस साल में टीडीएस काट लिया और रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक जमा करा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 40A1A लगेगा ही नहीं। लेकिन जिस साल का खर्चा है, आपने उस साल में टीडीएस काटा ही नहीं, हाँ, आपने मार्च 25 तक टीडीएस काटा ही नहीं, कब काटा? नेक्स्ट ईयर में काटा, तो फिर आपने जिस ईयर में टीडीएस आगे काटा, जब जमा कराया, तब आपको वो 30% अलाउ होगा। करेंट ईयर में तो उसको हम डिसअलाउ ही करेंगे। ओके, यही सारी बात आपको सोल्यूशन में आगे देखने को मिलेगी। देखिए यहां इस केस में मैं रख देता हूं, इस केस में देखिए जो February 25 वाला जो टीडीएस कमीशन है उस पर नो ट्रीटमेंट, कोई डिसअलावेंस पिक्चर में नहीं आएगी। लेकिन मार्च वाला जो टीडीएस है उसका 30% जो पोर्शन है वो यहां पर डिसअलाउ किया जा रहा है, एडबैक किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन में मैं अब आपको आगे लेकर बढ़ना चाहूंगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹90,000 ऑन अ फॉरेन टूर ऑफ अ डायरेक्टर फॉर नेगोशिएटिंग कोलैबोरेशन विद अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर फॉर इनिशिएशन ऑफ अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। अरे ये एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेटेड खर्चा ही नहीं है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैसे अलाउ हो जाएगा? हम इसको डिसअलाउ करेंगे, राइट। एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स डेट, द कंपनी हैज कन्वर्टेड एरियर्स ऑफ interest of ₹3 lakhs on term loan into a new term loan with a revised repayment schedule. The company has paid 50,000 towards such funded interest during the year. 3 lakhs is debited to statement of P&L. अब आप याद उठाइए सेक्शन 43B में एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि जो इंटरेस्ट पेबल का, एरियर इंटरेस्ट का लोन में कन्वर्जन डीम्ड पेमेंट में नहीं आएगा, ये पेमेंट हुआ नहीं माना जाएगा। तो आपने ये जो अमाउंट है वो P&L में जो 3 लाख रुपीस का डेबिट कर रखा है उसको पहले तो रिवर्स कीजिए, उसको ऐड कीजिए। उसकी अलावेंस कब मिलेगी? जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे। आपने कितना एक्चुअल पेमेंट किया? 50,000 का एक्चुअल पेमेंट किया, तो 50,000 रुपीस लेस कर लीजिए। तो अब आपकी कॉल है, आप 250 नेट ऐड कर दो, या पूरा 3 लाख रुपीस ऐड करके जितना पे किया उतना लेस कर लो, राइट। अच्छा, अब आगे देखिए, ऑन EPA BX एंड मोबाइल फोन्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹18 lakhs वाज क्लेम्ड एट 40% ट्रीटिंग देम एज कंप्यूटर्स। अभी याद कीजिए फ्रेंड्स, आपने फेडरल बैंक लिमिटेड का केस देख रखा है। केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो EPA BX है ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है ना, जो इंटरकॉम फैसिलिटी वाला सिस्टम, हाँ, ये EPA BX है, ये जो मोबाइल फोन्स है ये कंप्यूटर में थोड़ी ना आते हैं, तो कंप्यूटर वाला रेट कैसे लग जाएगा इन पर? आपने कंप्यूटर वाले रेट से जो डेप्रिसिएशन है वो इतना निकाल कर यहां डेबिट कर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 18 लाख है वो 14% की रेट से आपने डेप्रिसिएशन निकालकर जो डेबिट किया उसमें 25% का जो कंपोनेंट है वो एक्सेसिव है, उतना जो अमाउंट है वो अमाउंट हम यहां पर डिसअलाउ कर देंगे, राइट। 11,25,000 रुपीस का जो अमाउंट है वो एडिशन के लिए यहां क्वालिफाई कर जाएगा। नाउ ₹5 lakhs being contribution to S Limited wholly owned subsidiary company for construction of a school for the benefit of employees of Peacock Limited। मतलब हमारी एसएससी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को एक 5 लाख रुपीस दिया स्कूल बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए अमाउंट पे किया है। एम्प्लॉइज बिजनेस की नीड होते हैं तो ये पेमेंट बिजनेस पेमेंट कहलाएगा, और कंपनी ने अगर बिजनेस के कनेक्शन में पेमेंट किया है तो इसका कोई डिसअलावेंस पिक्चर में यहां पर नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं इसका नो ट्रीटमेंट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ये पॉइंट जरा देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम P Limited on 10,000 equity shares of ₹10 each purchased at ₹100 per share on 10th October 2017। मतलब आप देख रहे हैं 1 February 2018 से पहले की परचेज है। The rate of dividend declared is 100%, the recorded being 10th December 2024. These shares were sold on 15th March 2025 at ₹130 per share. Long-term capital gain of ₹3 lakhs is credited in statement of P&L. Fair market value of shares as on 31st January 2018 is 110. STT paid both at the time of purchase and sale. तो पहले तो मैं एक बात आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि PGBP की इनकम अगर हम निकाल रहे हैं तो PGBP के लिए एक तो नहीं, जो
डिविडेंड रिसीव हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाले 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, मतलब 1 लाख का डिविडेंड हमारी एसएससी कंपनी को मिला होगा। तो एक तो हम पीजीबीपी के लिए 1 लाख का जो डिविडेंड है जो अदर सोर्सेज में टैक्स होगा वो यहां से बाहर कर देंगे। दूसरा, इन्हें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख इन्होंने जो पीएनएल में और क्रेडिट कर रखा है कि 100 रुपीज पर शेयर खरीदा था 130 पर बेचा, तो 10,000 शेयर्स पर 3 लाख रुपीज जो उन्होंने अपनी तरफ से पीएनएल में जो क्रेडिट कर रखा है इसको हम बाहर करेंगे पीजीबीपी की इनकम के लिए, राइट। और फिर उसके बाद में हम कैपिटल गेन्स के लिए, आप देखिए ये जो केस है एसटीडी पेड ट्रांजैक्शन का केस है, लिस्टेड शेयर्स का केस है। अगर 1 फरवरी 2018 से पहले की परचेज है तो आप 31 जनवरी 2018 की जो एफएमबी है उसको एज कॉस्ट ले सकते हैं। भले इन्होंने 100 रुपीज स्पेंड किया था लेकिन इनको कॉस्ट 110 अलाउ हो जाएगी। 130 रुपीज का शेयर इन्होंने बेचा, कॉस्ट के तौर पर ये 110 ले पाएंगे। 10,000 शेयर्स अगर माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने बेचे हैं तो हम कह सकते हैं 2 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा, और जो 1 लाख रुपीज का अमाउंट है ये अदर सोर्सेज में डिविडेंड के तौर पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज है आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो जो पीजीबीपी की इनकम यहां पर कंप्यूट हो रही है उसमें तो रिडक्शन की लिस्ट में एक तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने अपनी तरफ से जो क्रेडिट कर रखा है वो बाहर कर दिया, डिविडेंड का जो अमाउंट है वो बाहर कर दिया। फिर कैपिटल गेन में माय डियर फ्रेंड्स वो 2 लाख रुपीस का अमाउंट एलटीसीसी के तौर पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया गया, अदर सोर्सेज में वो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो ला दिया गया, राइट ना फ्रेंड्स। आइए अब आगे देखिए, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ₹6 लाख वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी तो 4DA7 में आपको पता है नो केस विल बी अलाउड, है ना। चाहे आपने एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पर भी ये प्रोविजन बनाया, ये डिसअलाउ होगा। एक्चुअल पेमेंट जितना होगा वो अलाउ होगा। देखिए एक्चुअली ग्रेच्युटी पेड ₹1,50,000 वाज डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट। मतलब क्या हम कह सकते हैं एक्चुअल पेमेंट से ज्यादा का जो प्रोविजन रहा है 4.5 लाख का वो हम कह सकते हैं यहां डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन में ये प्रोविजन फॉर बोनस और फॉर द ईयर 2023-24 पेड ऑन 15 नवंबर 2024 दैट इज इन करंट ईयर ₹98,000। It is inclusive of payment by bearer check of ₹34,000 to one employee। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बोनस पर 43B लगता है। 23-24 का ये जो बोनस है ये 23-24 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद पे हुआ है, तो 23-24 में तो ये डिसअलाउ हो गया होगा। करंट ईयर में ये पे हुआ है तो करंट ईयर में ये अलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन 10,000 रुपीज तक अगर कोई भी एक्सपेंस अगर है तो वो अकाउंट पे, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड जिनमें क्रॉस्ड चेक, बियरर चेक वगैरह नहीं आते, है ना। हाँ, उससे अलग मोड से पे होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 10,000 रुपीज ज्यादा का अगर कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हैं तो अकाउंट पे, अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पे होना चाहिए। हाँ, और अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको पता है ना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम ऐप, यूपीआई, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का केस आता है। वहां भी बियरर चेक, क्रॉस्ड चेक वगैरह कवर्ड नहीं है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो 34,000 रुपीज का अमाउंट है ये अलाउ नहीं हो पाएगा। इसको छोड़ के बाकी जो 64,000 रुपीज का अमाउंट है वो करंट ईयर में आप बोनस का क्लेम कर सकेंगे। देन द कंपनी हैज परचेज्ड एंड पुट टू यूज अनदर न्यू मशीनरी ऑफ ₹8 lakhs फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 21 मार्च 2025 एंड कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन द रेट 15% फॉर द फुल ईयर। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इज कैलकुलेटेड ऑन अदर असेट्स एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 8 लाख रुपीस की मशीनरी जिसका पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम है, इसे 8 लाख रुपीस पर माय डियर फ्रेंड जो डेप्रिसिएशन है वो आपको नॉर्मल से हाफ लेना था, और आपने फुल ईयर के लिए अगर यहां पर डेबिट कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, तो फिर जो हाफ अमाउंट है दैट इज 60,000 रुपीस का वो हमें यहां पर एड बैक करना पड़ेगा, वो हमें यहां पर डिसअलाउ करना पड़ेगा। सिंपली स्पीकिंग, नथिंग एल्स, राइट ना फ्रेंड्स। तो आई होप इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। छोटी सी चीज है जो मैंने आपके साथ में यहां पर केबल और केबल डिस्कस की, ठीक है। आप देखेंगे आपको सॉल्यूशन में भी यही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो बोनस वाली बात थी वो भी हमने जो डिस्कस की, मेनली जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अभी हमने जो डिस्कस किया, राइट। हाँ, तो ये जो भी इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए माय डियर फ्रेंड जितना डिस्कशन रिक्वायर्ड और नीडेड था वो मैंने कंप्लीट किया। अब अगले क्वेश्चन का रुख करेंगे। मिसर्स सिल्वर ग्रीन is a limited liability partnership firm consisting of 3 partners J, K and L. Mr. J and K are working partners as per deed
partnership deed authorizes interest to partners at the rate 14% per annum. The deed also authorizes remuneration to the working partners at the rate 75,000 rupees per month. It has a unit in SEZ which has started its operation with effect from 1st June 2019. Its total turnover, export turnover and net profit for the financial year 24-25 are rupees 120 lakhs, 90 lakhs and 24 lakhs respectively. The unit fulfills all the conditions of section 10AA of the IT Act 1961. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो जो इनका उस एसईजेड वाली यूनिट का टोटल प्रॉफिट है दैट इज 24 लाख रुपीस का, उसमें 80 डिवाइडेड बाय टीटी, मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल टर्नओवर है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर से एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो यहां पर पता लग जाएगा और वो आप देखेंगे तो वो माय डियर फ्रेंड्स 18 लाख रुपीस आएगा। अब इन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले ऑपरेशंस अगर कमेंस कर दिए तो 10AA के लिए वैसे भी ये हमें यहां पर फिट केस नजर आ रहा है, लेकिन जो करंट ईयर 24-25 है वो 6th ईयर है और 6th ईयर में आपको पता है जो 10AA की डिडक्शन है वो कितनी मिलती है, हाफ। पहले 5 इयर्स में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 इयर्स में 50%। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 9 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो यहां पर 10AA का डिडक्शन का अमाउंट कहलाएगा, राइट। इसके में आगे जरूरत पड़ेगी वो हमने पहले कैलकुलेट कर दिया है। देन आगे देखिए, द फर्म हैज कमेंस्ड द ऑपरेशंस ऑफ अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, 35AD के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस है। ऑन 1st May 2024 इट इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 lakhs ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड Jan 24 to April 24। इट इंक्लूड्स 35 lakhs फॉर कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर सच वेयरहाउस। अब ये पक्की बात है कि जो 60 लाख रुपीस का अमाउंट है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 35AD में अलाउड नहीं होती, इसलिए 25 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वही 35AD में ऑपरेशन कमेंसमेंट वाले ईयर में ये क्लेम कर सकेंगे अगर उन्होंने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रखा होगा। देखिए, दिस एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन द सेम। द वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 35AD। Now, the profits from operation of warehousing facility are rupees 30 lakhs before considering deduction to section 35AD for financial year 24-25 and after debiting the following items. So, okay, क्या interest on capital 14% से इतना, सैलरी तीनों पार्टनर्स की डेबिट कार्ड मारी है ना। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म मिस्टर सिल्वर ग्रीन फॉर AY 25-26 गिविंग एक्सप्लेनेशंस फॉर ईच आइटम, इग्नोर AMT प्रोविजंस। तो अब क्या रह गया है, आप देखिए जो यहां पर आप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी का ये जो प्रॉफिट है 30 लाख का, आप इसमें जो इन्होंने P&L में इंटरेस्ट टू पार्टनर या जो तीनों पार्टनर्स, ईच पार्टनर, ऑल 3 पार्टनर्स के लिए 9 लाख पर पार्टनर, तो 27 लाख का जो इन्होंने रेम्यूनरेशन डेबिट कर रखा है, आप इन सबको पहले ऐड करो। जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से आप, अच्छा, जो इनका SEZ वाला बिजनेस का प्रॉफिट है, जो SEZ वाले बिजनेस का प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम उसको कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। जो 10AA की डिडक्शन है वो तो बिल्कुल लास्ट में जब टोटल इनकम निकलने वाली होती है तब दे दी जाती है, तो तब दे देंगे। तो यहां पर जो SEZ वाले बिजनेस का प्रॉफिट था माय डियर फ्रेंड्स, हां, वो 24 लाख भी ले लिया जाएगा। जो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला प्रॉफिट है उसमें जो भी डेबिट हो रखा है उसको हम ऐड बैक कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद में हम यहां पर 35AD की जो डिडक्शन मिलनी है 25 लाख की वो भी दे देंगे। फिर यहां पर जो रिजल्ट आएगा, अब इसमें से हम जो 12% तक का जो इंटरेस्ट है कि 11,48,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट दिया गया है वो 14% से दिया गया है, तो 12% से इंटरेस्ट कितना बनता है उतने की हम यहां पर अलावेंस दे देंगे। ऐसे ही रिम्यूनरेशन के लिए, अच्छा, जो इंटरेस्ट अलाउ होगा उसके बाद में जो बुक प्रॉफिट आएगा, बुक प्रॉफिट में पहले 6 लाख रुपीज तक के बुक प्रॉफिट पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर, और बाद बाकी बुक प्रॉफिट पर 60% बुक प्रॉफिट, ये रिम्यूनरेशन की लिमिट आ गई। और जो एक्चुअल रिम्यूनरेशन है, क्या 27 लाख ले लेंगे? नहीं, दो पार्टनर ही वर्किंग पार्टनर हैं, जी और के, तो 9 लाख के हिसाब से दो पार्टनर का 18 लाख रुपीस एक्चुअल रिम्यूनरेशन लिमिट से कंपेयर किया जाएगा। जो लोअर होगा उसका डिडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद PGBP की इनकम आपके सामने होगी, लास्ट में 10AA की डिडक्शन घटाओगे, टोटल इनकम तक पहुंच जाओगे। यही बातें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। काइंडली देखिए, तो देखिए जो यहां पर SEZ वाले बिजनेस का प्रॉफिट ले लिया, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी का जो प्रॉफिट है वो यहां कंसीडर किया हमने, इंटरेस्ट जो भी था वो इंटरेस्ट का अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स हमने यहां एड बैक कर दिया। फिर इसके बाद में जो भी रिम्यूनरेशन का अमाउंट है 9 लाख ईच के हिसाब से, हां, वो 27 लाख रुपीस का जो रिम्यूनरेशन का अमाउंट है वो हम यहां पर एड बैक कर देंगे। ओके, अच्छा, फिर 35AD की डिडक्शन दी, ये वेयरहाउसिंग फैसिलिटी का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से, अब देखो, ये हमारा SEZ वाले बिजनेस का प्रॉफिट,
ये हमारा एक्चुअली ये हमारा हम कह सकते हैं जो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी का प्रॉफिट, ये हमारा टोटल इनकम आ रही है बस पार्टनर्स इंटरेस्ट रिम्यूनरेशन की डिडक्शन के बिना, है ना। तो अब 12% तक का जो इंटरेस्ट डिडक्शन वो देंगे। ये बुक प्रॉफिट आ गया, बुक प्रॉफिट की बेस पर लिमिट निकाली, दो पार्टनर्स का एक्चुअल रिम्यूनरेशन कंपेयर किया, लोअर एक्चुअल रिम्यूनरेशन था वो अलाउ कर दिया। ये इनकी पीजीबीपी इनकम कहो, जीटीआई कहो, एक ही बात है। और जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट की डिडक्शन मिलना बनती है वो हमने यहां पर घटा दी, इससे टोटल इनकम तक हम पहुंच पाए। एलएलपी फर्म में आती है, 30% रेट से टैक्स निकलेगा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है नहीं इसलिए सरचार्ज नहीं दिखेगा, 4% सेस, लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, वो कर लेंगे। ये यहां सिल्वर ग्रीन एलएलपी की टैक्स लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स कहलाएगी। बात खत्म। अब इसी क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट जरा और देखिए, एज्यूमिंग दैट द एलएलपी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 25-26 इन दिसंबर 25, दैट इज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, विल इट मेक एनी इंपैक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35BD फॉर AY 25-26? नो नीड टू रिकम्प्यूट टू टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 10AA में तो क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर ये डिडक्शन चाहिए तो रिटर्न ड्यू डेट तक आनी चाहिए। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की तो इसका मतलब 10AA तो नहीं मिलेगा, लेकिन 35AD में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी फाइल की तो 35AD जिंदाबाद, वो तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यही चीजें आपको यहां पर देखने को मिल पाएंगी। तो 10AA की डिडक्शन के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगी, हां जो 35AD की डिडक्शन है वो इनको मिल सकेगी। और आइए अब ले चलता हूं आपको फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर पर बेस्ड इस एमटीपी के क्वेश्चन में। मिस्टर जेम्स, अ नॉन रेजिडेंट एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज्ड 49 ईयर्स। रुकिए जरा, अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो हम कह सकते हैं कि ये हमें एक नॉन रेजिडेंट इंडियन का केस नजर आ रहा है। और नॉन रेजिडेंट इंडियन की जैसी बात होती है चैप्टर 12 तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। चैप्टर 12 याद आ गया ना फ्रेंड्स, वो फॉरेन एक्सचेंज असेट वगैरह वाला। आइए अभी उस रिलेटेड चीजें मैं रिफ्रेश कराऊंगा। फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीवाई प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको रिक्वायर क्या किया गया है पहले बहुत बता देता हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी मिस्टर Gems for AY 25-26 in accordance with the special provisions prescribed under Chapter 12A applicable to non-residents and other provisions of the Act. Mr. Gems has opted to shift out of default tax regime provided under Section 115 BAC 1A. He has no other income. Ignore the effect of first proviso to Section 148. तो फर्स्ट प्रोविजो जो कर रहे हैं, जो कैपिटल गेन के लिए जो हम सेल्स कंसीडरेशन वगैरह फॉरेन करेंसी में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर इंडियन करेंसी में कैपिटल गेन को रिकन्वर्ट किया जाता है, वो कुछ नहीं हमें यहां पर कंसीडर करना। सिंपली हमें नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से, मतलब हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से भी इन्होंने शिफ्ट आउट कर लिया है, तो हमें जो रेगुलर टैक्स रेट्स रही हैं उनके हिसाब से डियर फ्रेंड्स इनके लिए टैक्स लायबिलिटी वगैरह निकालनी होगी सब्जेक्ट टू चैप्टर 12 में। आइए पहले इंफॉर्मेशन देखना स्टार्ट कीजिए। सेल प्रोसीड्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी ऑन 31 मई 2024, 6 lakhs कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज of equity shares of A Limited acquired on 1st June 2021 like 10,000 are expenditure wholly and exclusively incurred in connection with transfer of listed equity shares of A Limited। अब जरा रुकिए, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, जो चैप्टर 12A है उसमें फॉरेन एक्सचेंज असेट के लिए आप याद कीजिए जो शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी है वो क्वालिफाइंग असेट है, कवर्ड असेट्स हैं, स्पेसिफाइड असेट्स हैं। तो अब यहां पर ये जो ए लिमिटेड जो इंडियन कंपनी के शेयर्स इन्होंने बेचे हैं, ए लिमिटेड इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है वो फॉरेन एक्सचेंज असेट यहां पर हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में खरीदे थे, उनको सेल किया है, राइट। तो हम यहां पर जो भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर उसके बाद में जो अमाउंट आएगा नेट कंसीडरेशन कहलाएगा। और इंडेक्सन तो चैप्टर 12 में मिलता नहीं, आपको पता है, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है, इंडेक्सन तो वहां मिलता नहीं और फर्स्ट प्रोविजो कंसीडर करना नहीं है, तो यहां पर 4,40,000 रुपीज हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आ गया। अब मैं यहां एक थोड़ा सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हूं और पहले ये वाली बात रखना चाहता हूं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 11 नवंबर 24 उन्होंने किया है 2,20,000 रुपीज का। तो 11 नवंबर 2024 आप देखिए यहां से 6 मंथ्स का जो पीरियड है, ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ्स का जो पीरियड है उससे पहले ही इन्होंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर पूरे नेट कंसीडरेशन का री इन्वेस्टमेंट कर देते, पूरे नेट कंसीडरेशन का अगर ये रीइन्वेस्टमेंट कर देते तो पूरे
कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा पाते, लेकिन इन्होंने कम किया है। तो हम क्या कहेंगे, 4,40,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता अगर ये पूरा नेट कंसीडरेशन रीइन्वेस्ट कर देते। इन्होंने केवल और केवल जो रीइन्वेस्टमेंट किया है वो 220 का किया है, राइट ना। हां, तो 220 से एट्रीब्यूटेबल जो भी अमाउंट यहां पर आएगा वो केवल और केवल यहां पर इनके लिए एग्जेम्प्ट हो पाएगा। ओके, मैं निकालता हूं वो आपके लिए, वो अमाउंट यहां पर 1,76,000 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली इनके लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा वो हम कह सकते हैं 1,76,000 रुपीज की 115F में जो एग्जामिशन मिलने के बाद में जो इनके लिए अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल जो यहां पर बचेगा वो 2,64,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो टैक्स के लिए यहां पर चार्जेबल बनेगा। और आप देख रहे हैं 23 जुलाई 24 से पहले का ट्रांसफर नहीं है। हाँ, 23 जुलाई 24 से पहले का ट्रांसफर है, ये 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स का ट्रांसफर नहीं है, इसलिए जो टैक्स है वो 10% की रेट से लगेगा। 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स के बाद का ट्रांसफर होता तो फिर जो रेट है वो 12.5% चला जाता। ठीक है फ्रेंड्स, और 112 तो बीच में लाना मत, क्योंकि 112 के का जो इफेक्ट है वो चैप्टर 12 में कंसीडर नहीं किया गया है। वहां पर 12.5% का रेट अपनी तरफ से दिया गया है, प्रोवाइडेड कि 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड से ट्रांसफर हुआ हो। ओके ना फ्रेंड्स। अच्छा, आप देखोगे आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हमने ये डिस्कशन किया वही चीज आपको यहां पर नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो एग्जामिशन है इसके बाद में जो अमाउंट है 264 का है वो यहां निकाला गया, और टैक्स की जब बात आई तो 264 पर 10% की रेट से जो टैक्स है वो यहां पर पिक्चर में ये ला दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेट ऑफ टीडीएस 81,000। अच्छा, एक्वायर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये भी फॉरेन एक्सचेंज असेट है, और फॉरेन एक्सचेंज असेट पर 115E याद कीजिए 20% की रेट से टैक्स लगता है। अमाउंट यहां पर कम है तो सर 400 पिक्चर में टीडीएस के टाइम पर आया नहीं होगा, सेस जरूर पिक्चर में आया होगा। तो मतलब क्या 100 रुपीज अगर ग्रॉस अमाउंट है तो 20 रुपीज टीडीएस और उसका 20 रुपीज टैक्स और उसका 4% सर सेस, दैट इज 20.8। तो 20.8 टीडीएस काटने के बाद में 79.2 एसएससी को मिला होगा। तो ये जो 81,000 है वो तो हम कहेंगे 79.2 के बराबर है ना। और हमें तो ग्रॉस करना होगा इसको, क्योंकि नेट ऑफ टीडीएस वगैरह में यहां पर दी गई है। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो यहां पर हम पहले तो एसएससी के लिए इनकम में इंक्लूड करेंगे, और बाद में जो माय डियर फ्रेंड्स टैक्स निकालने की जब बात आएगी तो 115E का जो रेट है उसके हिसाब से 20% की रेट के हिसाब से जो टैक्स है उसको वहां पर निकालकर हम लाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां इस केस में जो ये इंटरेस्ट वाली बात अभी हमने की, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो ग्रॉस अप करके ये फिगर यहां पर आई, और बाद में जो इंटरेस्ट का ये अमाउंट ग्रॉस अप होकर आया, इस पर 20% की रेट से जो टैक्स है वो यहां निकाला गया, 4% जो सेस है वो यहां पर पिक्चर में ये लाया गया। ओके ना। अच्छा, आइए देखिए जरा, मैं अब आगे की इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देना चाहूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये भी एक्वायर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अगर गिवन है तो फॉरेन एक्सचेंज असेट है, और 3,25,000 रुपीज इसके लिए उन्होंने खर्चे किए 7,500 के। याद कीजिए 115D क्या बोलता है चैप्टर 12 का, कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उससे कोई खर्चे की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो मतलब क्या ये 3,25,000 रुपीज ग्रॉस अमाउंट है, टैक्स के लिए हम चार्जेबल बनाएंगे, और उस पर जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो वही 115E का 20% का जो टैक्स है वो यहां पर पिक्चर में आ जाएगा। ओके, और ये वाली इंफॉर्मेशन देखना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ग्रॉस, these deposits were made when Mr. James was resident in India out of his taxable income in India during financial year 2014-15। तो पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ अगर डिपॉजिट किए गए तो ये वैसे भी स्पेसिफाइड असेट में नहीं आता, और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से ये इन्होंने किया भी नहीं है, इसलिए इस पर चैप्टर 12 में नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो रेजिडेंट के प्रोविजन है वो लगाएंगे, मतलब नॉर्मल रेट, इंडिविजुअल का केस है इसलिए स्लैब रेट से जो टैक्सेशन है वो पिक्चर में लाएंगे। आप देखिए, और यहां पर कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो देखिए, जो यहां पर वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाले से खर्चों की डिडक्शन नहीं मिली थी, है ना, और जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जो डिपॉजिट किया ये इंटरेस्ट हमने लिया, ये इससे जीटीआई टीआई वगैरह आ गई। मेनली फ्रेंड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाले डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट आया तो उस पर तो 20%, लेकिन ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ इन्होंने जो डिपॉजिट किया है सदर इनकम पर स्लैब रेट से जो टैक्स है वो हमने ये निकाला। ओके, इस पर सेस लगाया, लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा थी, नेक्स्ट टाइम तक उसको राउंड ऑफ कर लिया। ये मिस्टर जेम्स की टैक्स लायबिलिटी यहां पर कहलाएगी। और रुक करते हैं थोड़ा सा और आगे का, प्लीज देखिए ट्रस्ट चैप्टर से रिलेटेड जो
क्वेश्चन इस एमटीपी में दिए गए उनमें। एग्जामिन एंड डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। क्या मिस्टर्स कोविड केयर फाउंडेशन, a trust registered under section 12AB of the IT Act 1961, runs a hospital. During the financial year 23-24, it received a voluntary contribution of rupees 95 lakhs with a specific direction that it should form part of the corpus of the trust. The trust invested such amount in the shares of Messrs Active Care, a public sector company. कुछ भी गलत नहीं हुआ। पहले मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता है कि अगर कॉर्पस फंड की, अगर कॉर्पस डोनेशन अगर आपको मिले हैं, मतलब अगर डोनर ने कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ अगर आपको दिया है कि ये आपके कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट बनने चाहिए, तो ऐसे डोनेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस डोनेशन। 11(1)D में कॉर्पस डोनेशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बस एक ही कंडीशन है, क्या? कि वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में आपको इन्वेस्ट करना होगा, और पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में आता है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखिए, ऑन 31 मार्च 2025 ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, मेसर्स एक्टिव केयर लिमिटेड सीजेस टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब आप याद कीजिए 11(5) में यह भी गिवन है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर बन रही है, गवर्नमेंट ने सपोज डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इसकी वजह से अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होना सीज कर रही है, तो 3 इयर्स तक हम आपको टच नहीं करेंगे। 3 इयर्स तक माना जाएगा कि ट्रस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में है। 3 इयर्स तक जो टैक्सेशन है वो पिक्चर में नहीं आएगा। उनका 11(5) का जो मोड है उसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू मान लिया जाएगा। तो इस केस में यही कहा जाएगा कि जो असेसी ट्रस्ट है उनको कोई टैक्स इंप्लीकेशन यहां पर फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट, 31 मार्च 2028 तक वो इन शेयर्स को होल्ड कर सकती हैं। हाँ, एडवाइजेबल 31 मार्च 2028 के आसपास वो इनको इन शेयर्स को बेच के 11(5) के किसी दूसरे मोड में शिफ्ट कर लें, लेकिन 3 इयर्स का उनके पास में टाइम है। ओके, 3 इयर्स तक उनको टैक्स नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए प्लीज, मेसर्स हार्ड केयर फाउंडेशन, अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB of the IT Act 1961, which runs a hospital, also paid consultancy fees of rupees 1 lakh to Mr. Sachin, a doctor, on 31st August 2024. The trust did not deduct the TDS on consultancy fees paid to doctors. The accountant of the trust claims that the trust is not liable to tax audit under section 44AB, being a trust, therefore it is out of the purview of section 194J. क्या यहां पर जो इनका क्लेम है वो करेक्ट है क्या? नहीं। अरे आप याद रहिए, सेक्शन 194J में केवल और केवल जो इंडिविजुअल रेचुएफ है उनको रिलैक्सेशन दिया गया। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपके लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं रहा है इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर में, तो उनके लिए ब्रॉडली स्पीकिंग जो रिलैक्सेशन है वो रहा है। तो ट्रस्ट के लिए वहां थोड़ी ना कोई रिलैक्सेशन है। और ट्रस्ट ने अगर 1 लाख रुपीस की अगर फीस का अगर एक डॉक्टर को अगर पेमेंट किया तो 194J में 10% टीडीएस काटना चाहिए था, उन्होंने नहीं काटा। तो जैसे एक बिजनेसमैन को पीजीबीपी एड में सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1A में 30% ऑफ सच एक्सपेंस का बेनिफिट अलाउ नहीं होता, उनको 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, वैसे ही ट्रस्ट के लिए भी ये जो 1 लाख का उन्होंने इस अमाउंट को कंसल्टेंसी फीस पे करने में अप्लाई किया है, इसका 30% पार्ट 30,000 रुपीज उनका एप्लीकेशन ऑफ इनकम अलाउ नहीं किया जाएगा। उनको 30,000 रुपीज की जो एग्जामिशन है वो नहीं मिल पाएगी। याद कीजिए सेक्शन 11 में आप जो एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं कि 4DA 1A के जो प्रोविजंस है वो ट्रस्ट पर भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे, मतलब जिस हद तक एप्लीकेबल हो सकते हैं वो एप्लीकेबल बनाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो एसएससी ट्रस्ट है उनके लिए 30,000 रुपीज का जो अमाउंट है उसकी एप्लीकेशन बेस्ड जो एग्जामिशन है वो को यहां पर अलाउ नहीं की जाएगी। दैट्स इट। ओके, देन आइए सर फ्रेंड्स, द फॉलोइंग ट्रस्ट्स क्लेम दैट एनोनिमस डोनेशंस रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। क्या देखिए केसेस हैं? अ चैरिटेबल ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 11 व्हिच अप्लाइड द एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन फॉर पर्पस ऑफ द ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अरे अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप याद कीजिए 115 BC में आपने ये देख रखा है ना ट्रस्ट चैप्टर में, जब हम एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन की बात करते हैं तो वहां पर कि अगर कोई ट्रस्ट होली चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर क्रिएट हुआ है तो ऐसे केस में, अगर कोई ट्रस्ट होली चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर क्रिएट हुआ है तो ऐसे केस में उनको जो एनोनिमस डोनेशन मिलेंगे 115 BC के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आएंगे, और उसका इफेक्ट होता है कि एक लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन होते हैं उन, मतलब 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, एक लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशंस होते हैं उनके लिए तो हम उनका नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो इफेक्ट है वो देंगे, वहां पर 115 BC नहीं लगाएंगे। राइट, उसमें एग्जामिशन वगैरह वो
बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा के जो डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन होते हैं, जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन होते हैं, वो तो 115BC में पिक्चर में आएंगे। वहां पर उन एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर आपके एग्जाम्पशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो जब हम 115BC में माय डियर फ्रेंड्स एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन 115BC में की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो जहां पर कोई ट्रस्ट होली चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हुआ वहां 115BC लगता है। और 115BC लगता है, इसका मतलब क्या, एक लिमिट तक का जो एनोनिमस डोनेशन होता है उस पर 115BC हम नहीं अप्लाई करते, राइट। लेकिन उससे एक्सेस जो एनोनिमस डोनेशन का अमाउंट होता है उस पर तो 115BC पिक्चर में आता है, राइट। तो ट्रस्ट का यह कहना इस केस में क्या कि अरे हमने तो अमाउंट को चैरिटेबल के लिए अप्लाई कर दिया, इसलिए हम 115BC में टैक्सेशन के लिए लायबल नहीं है, तो हम कहेंगे यहां तो 115BC के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आएंगे, ट्रस्ट का जो क्लेम है वो करेक्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगला केस देखना, अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड होनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस व्हिच अप्लाइड 85% ऑफ द अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशंस for the purpose of object of the trust during the relevant financial year, examine the validity of the claim made by the trust। तो my dear friends याद कीजिए 115BC में कोई ट्रस्ट जो होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए अगर क्रिएट हुआ होता है, तो होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएट हुए ट्रस्ट पर जो 115BC के प्रोविजंस हैं वो पिक्चर में नहीं आते। देखिए जरा, तो अगर कोई ट्रस्ट होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएट होता है तो वहां पर 115BC के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं लाए जाते। तो इसका मतलब क्या, दूसरे केस में ये इररिलेवेंट है कि उन्होंने जो अमाउंट है उसको 85% अपने स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूज किया है। 115BC की जो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी उसके लिए वो एप्लीकेशन इररिलेवेंट है, ये होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएट हुए हैं बस, इसलिए इनका क्लेम वैलिड कहलाएगा। इस केस में 115BC के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। ये क्विकली मैंने बस जो चीजें वो शॉर्ट में आपको रिफ्रेश कराई। और आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा आगे। मिस्टर आशु, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लेस कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। मिस्टर आशु, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एज्ड 25 years furnish the following information for the year ended 31st March 2025. He earned royalty income of rupees 18 lakhs from QR Incorporation of Country Y for writing articles in journals and newspapers during financial year 24-25. He received only 13,60,000 in the previous year with the balance outstanding on 31st March 2025. He follows कैसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी इनकम। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो 18 लाख रुपीस का अमाउंट है ये इररिलेवेंट है, जितना अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है वो रेलिवेंट है ना। तो उन्होंने कितना अर्न किया ये इररिलेवेंट है, उन्होंने कितना अर्न किया ये इररिलेवेंट है, उन्होंने कितना रिसीव किया वो रेलिवेंट है। कितना रिसीव किया 13,60,000, तो ये हम यहां पर कंसीडर करेंगे। अब अगर मिस्टर आशु का अगर ये एक्ट उनकी बिजनेस एक्टिविटी है तो हम उनके लिए पीजीबीपी एड में इस अमाउंट को ले जाएं, और नहीं तो अदर सोर्सेज में ले जाएं, तो ये आपकी कॉल है, right? Now he also earned gross rental income of rupees 3,60,000 from a house property in country Y. Municipal taxes are paid on the property amounted to rupees 12,000 which are not deductible in country Y. No DTAA exists between India and country Y. मतलब सेक्शन 91 का केस हो गया है ना, DTAA नहीं है तो यूनिलैटरल रिलीफ वाला सेक्शन 91 में डबल टैक्सेशन रिलीफ का ही केस बन गया। All incomes in country Y are taxed at 15%. Now additionally dividend of rupees 5,50,000 gross received from Unlimited, an Indian company. On 1st April 2024, he availed an educational loan from a bank for his son's MBA course. Annual repayment of loan interest amounted to rupees 1,40,000 and 36,000 respectively. Compute the total income and net tax liability of Mr. Ashu for the AY 25-26. Assume that Mr. Ashu opt out of the default tax regime under section 115 BAC. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आशु ने बैंक से अगर एक एजुकेशन लोन लिया है तो उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने कितना रीपे किया है इररिलेवेंट है। जितना उन्होंने इंटरेस्ट रीपे किया और 115 बीएससी से अगर शिफ्ट आउट कर लिया है तो 80E में वो इंटरेस्ट अमाउंट की जो डिडक्शन है वो अगेंस्ट जीटीआई ले सकेंगे, राइट ना फ्रेंड्स। अब यहां पर देखो पहले अगर हम बात करें मिस्टर आशु की टोटल इनकम की तो एक तो रॉयल्टी इनकम यहां पर 13,60,000 कंसीडर हो जाएगी, रेंटल इनकम 360 हम कंसीडर करेंगे, 12,000 का म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, हमें तो उनकी इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम निकालनी है। तो कंट्री वाई में वो म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होता था, बोलो भाड़ में जाए, हमें क्या करना है उससे, है ना। हम उनकी हाउस प्रॉपर्टी एड में 12,000 रुपीज म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन देंगे, नेट अमाउंट जो भी आएगा उससे 30% की रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन अलाउ करेंगे, फिर जो भी नेट अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में
हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल लाया जाएगा। फिर 5,50,000 का अदर सोर्सेज हेड में जो अमाउंट है वो हम ले आएंगे, जीटीआई आएगी, 80 की डिडक्शन देंगे, टीआई आ जाएगी, और उस पर नॉर्मल रेट से जो टैक्स है मिस्टर आशु के लिए 115 बीएससी वाला नहीं, हां 2,50,000 रुपीज तक निल, अगले 250 पर 5%, उसके बाद में नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, इस तरह से जो टैक्स है वो निकाला जाएगा। 4% सेस लाया जाएगा। इस टैक्स की टोटल इनकम के बेस पर हम जो रेट है वो जान लेंगे, जिससे मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया आशु का पता लग जाएगा। जरा देखिए फ्रेंड्स, अभी जो चीजें मैंने आपके सामने बोली वही आपको यहां पर नजर आएंगी। जो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है ये आ गई, रॉयल्टी इनकम ये कंसीडर कर ली, डिविडेंड लिया, जीटीआई आ गई, 80 की डिडक्शन दी, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम पर टैक्स निकाला, 10 लाख तक आप टैक्स निकालो, 1,12,500 आएगा। उसके ऊपर जितनी इनकम उस पर 30% टैक्स निकाला, 4% सेस आ गए। ये हम कह सकते हैं आशु की जो ये टोटल इनकम हमें गिवन है, उस टोटल इनकम पर आशु की ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जान लेते हैं। हाँ, इस टोटल इनकम पर इस टैक्स से अगर हम रेट निकालें तो वो रेट कंट्री वाई का जो रेट है उससे ज्यादा है ना। तो मतलब जो डबल टैक्स इनकम पर रिलीफ मिलेगी वो कंट्री वाई के रेट से ही मिल पाएगी। तो अब मुद्दा ये रह गया कि डबल टैक्स इनकम सर क्या कहलाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि भले ही इन्होंने कंट्री वाई में रेंटल इनकम जो अर्न की है वो इनकी 360 रही है, लेकिन हम इंडिया में कितनी टैक्स कर रहे हैं? 2,46,3,600 ना। हम तो इंडिया में इतनी टैक्स कर रहे हैं ना। दूसरा, हम डिविडेंड अमाउंट आपका 550 इंडिया में टैक्स कर रहे हैं। तो डबल टैक्स्ड इनकम अगर आप हमसे पूछोगे, वो इनकम जिस पर आपने बाहर भी टैक्स दिया और आप इंडिया में भी टैक्स भर रहे हो, वो डबल टैक्स्ड इनकम इनका एग्रीगेट अमाउंट आएगा। हाँ, आप देखिए इस एग्रीगेट अमाउंट पर 15% से जो अमाउंट बनेगा उसकी हम रिलीफ इनको यहां पर दे देंगे। देखिए जरा, ये डबल टैक्स्ड इनकम जो आई, इस पर 15% की रेट से जो अमाउंट आया उसकी हमने रिलीफ दे दी। जो लास्ट जो नेट फिगर बची वो नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी। लास्ट फिगर 5 रुपीज से डाउन है, इग्नोर कर देंगे को, और फिर फाइनल जो अमाउंट आएगा वो आशु की फाइनल टैक्स लायबिलिटी यहां पर बन जाएगा। और आइए टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रखता हूं क्विकली आपके सामने। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर AY 25-26। पहली सिचुएशन, मिस्टर शुभम purchased scrap of rupees 55 lakhs from Mr. Rajkumar for the purpose of his manufacturing unit and credited him in books of account. Mr. Shubham furnished a certificate to Mr. Rajkumar that the scrap shall be utilized for manufacturing process carried on by him and shall not be used for trading purposes. Mr. Shubham made the payment of rupees 45 lakhs during the financial year 24-25 to Mr. Rajkumar. Assume turnover of both Mr. Shubham and Mr. Rajkumar from the business carried on by them exceeds rupees 10 crores in financial year 23-24. मतलब करंट ईयर से इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर में दोनों की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा रही है। तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, टीसीएस के प्रोविजन 206C में आपको गिवन है, वहां सबसेक्शन 1 में क्या गिवन है कि जहां पर बायर अगर सेलर को, जहां पर बायर ने अगर सेलर को ये लिख कर दे दिया है क्या कि मैंने जो आपसे चीज खरीदी है वो स्पेसिफाइड गुड्स मैं आगे ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहा हूं बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए आपसे ले रहा हूं, तो ऐसे केस में जो टीसीएस है वो तो पिक्चर में नहीं आएगा, पक्की बात है। लेकिन जहां पर बायर दैट इज मिस्टर शुभम की करंट ईयर से इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा रही है और उन्होंने करंट ईयर में 50 लाख से ज्यादा का अगर गुड्स परचेज किया है तो 50 लाख रुपीस से ज्यादा का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट पर उनके द्वारा 0.1% से जो टीडीएस है वो यहां पर सेलर का जरूर डिडक्ट किया जाएगा। वहां पर ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि आपने जो गुड्स परचेज किया वो गुड्स आपने किसके लिए परचेज किए हैं, इररेलेवेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मिस्टर शुभम है उनको 5 लाख का 0.1% जो बनता है उतना जो टीडीएस है वो यहां पर डिडक्ट करना होगा। ओके, आप देखिए फ्रेंड्स, यही चीजें एग्जैक्टली आपको यहां पर नजर आएंगी, वही 206 सबसेक्शन बनने वाली बात कि यहां पर इस केस में टीसीएस तो पिक्चर में नहीं आएगा, सेलर के द्वारा टीसीएस तो नहीं किया जाएगा लेकिन टीडीएस पिक्चर में जरूर आएगा। यहां इस केस में जो शुभम है उनको जो 50 लाख से एक्सीडिंग सम है उस पर 0.1% से जो टीडीएस है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, राइट ना। और आइए जरा अगली सिचुएशन में आपके सामने रखना चाहूंगा। विनायक हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बीन अकॉर्डेड रिकॉग्निशन बाय सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज टू एडमिट एंड ट्रीट पेशेंट्स ऑफ ऑन कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेसिस। पेमेंट टू द assessee hospital will be made by the TPA who will process the claims of the patients admitted and make payments to the various hospitals including the assessee. All TPAs are corporate entities. The assessee wants to know
नो whether the TPAs are bound to deduct tax at source under section 194J or under section 194C examine? Then answer is yes, yes, under section 194J. आप याद कीजिए सेक्शन 194J में फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज को टीडीएस के लिए लायबल बनाया गया है और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में मेडिकल सर्विसेज भी कवर्ड है, राइट? तो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो मेडिकल सर्विसेज है, आपको पता है हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है माय डियर फ्रेंड्स वो मेडिकल सर्विसेज है। सेक्शन 194J में आप ये देखते हैं ना कि अगर मेडिकल सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट किया जा रहा है, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उस पर 194J में 10% से जो टीडीएस है वो पेयर को डिडक्ट करना है। और ये कहीं नहीं लिखा कि जो पेयर है उसने ही मेडिकल सर्विसेज अवेल की हो, मतलब हॉस्पिटल ने जिसको मेडिकल सर्विसेज दी है उसी पेशेंट से उसको पेमेंट आनी चाहिए, ऐसा कहीं गिवन नहीं है। तो जनरली टीपीए का सिस्टम जो हम डिस्कस करते हैं जनरली होता क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी तो बेसिकली क्या करती है, वो आउटसोर्सिंग कर देती है। जैसे मिस्टर ए ने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कल को अगर वो बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो जो बिल आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी ने टीपीएस को अगर आउटसोर्सिंग कर रखी है तो जो ये इंश्योर्ड पर्सन है मिस्टर ए वो उस हॉस्पिटल के बिल को टीपीए को रेज कर देंगे, टीपीए के द्वारा जो पेमेंट है वो हॉस्पिटल को आगे कर दी जाएगी। तो टीपीए उस पेमेंट पर हॉस्पिटल का टीडीएस काटेंगे क्या? बोर्ड ने कहा बिल्कुल काटेंगे। बोर्ड ने कहा कि ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि टीपीए ने मेडिकल सर्विसेज अगर अवेल की होंगी तो वो पेमेंट हॉस्पिटल को करेंगे तो केवल 194J पिक्चर में आएगा, ऐसा कहीं गिवन नहीं है। टीपीए के द्वारा जो पेमेंट हॉस्पिटल को किया जा रहा है, हॉस्पिटल को जो पेमेंट मिल रहा है वो मेडिकल सर्विसेज के अगेंस्ट में मिल रहा है, इसलिए इस पेमेंट पर 194J में जो टीडीएस है वो पिक्चर में लाया जाएगा, राइट ना फ्रेंड्स? तो बस वही चीज आपने यहां पर कंसीडरेशन में लेनी थी। यही बातें हैं जो आपको यहां सॉल्यूशन में भी माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बोर्ड के सर्कुलर का भी जिक्र किया, 194J के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से जो प्रोफेशनल सर्विसेज उनमें मेडिकल प्रोफेशन भी कवर्ड है। Actually, there is no stipulation that professional services have to be necessarily rendered to the person who makes payment to the hospital. ऐसा कहीं पर भी गिवन नहीं है 194J के प्रोविजंस के पिक्चर माने के लिए, इसलिए टीपीए के जो भी पेमेंट्स हॉस्पिटल्स को होंगे 194J के दायरे में वो जरूर जरूर आएंगे। ओके, और आइए अब ले चलता हूं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें, जिसमें एएलपी की कंप्यूटेशन वगैरह का भी जो पार्ट है वो एक अच्छा आपको यूज में देखने को मिलेगा। वेगा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बाय इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सोलरिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूके। सोलरिस इनकॉर्पोरेशन हैज अ टोटल लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड from XYZ Bank of UK. Out of that, Vega Limited guarantees 20% of the total borrowings in case of any default made by Solaris Incorporation. अब जरा रुकिए प्लीज, यहां पर मुझे कहना पड़ेगा कि अगर एक एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग्स के एटलीस्ट 10% की भी अगर अदर एंटरप्राइज गारंटी दे दे, यहां तो बेगा लिमिटेड ने सोलरिस इनकॉर्पोरेशन की टोटल बोरोइंग्स के 20% की अगर गारंटी दे दी तो पक्की बात है कि यहां पर ये जो बेगा लिमिटेड और सोलरिस इनकॉर्पोरेशन है ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस यहां पर ट्रीट की जाएंगी, राइट ना? यहां पर बेगा लिमिटेड और सोलरिस इनकॉर्पोरेशन आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 बेगा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फॉर ₹60 crores फ्रॉम सोलरिस इनकॉर्पोरेशन। सोलरिस इनकॉर्पोरेशन सप्लाइड सिमिलर रॉ मटेरियल्स टू अनरिलेटेड पार्टीज विद अ मार्कअप ऑफ 20%, whereas for Vega Limited it provided a markup of 25%. अच्छा, जरा रुकिए प्लीज, अभी यहीं पर मैं एक बात पहले यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए इस केस में जैसा कि यहां कहा जा रहा है कि जो सोलरिस इनकॉर्पोरेशन है वो अदर्स के लिए तो अगर 100 रुपीज का अगर उनका अगर गुड्स होता है तो उस पर बस 20% वो प्रॉफिट मार्कअप ऐड करती हैं, 20% वो प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके 120 पर अदर्स को दे देती हैं। लेकिन वहीं पर वो वेगा लिमिटेड को क्या कर रही हैं, अगर उनका 100 रुपए का गुड्स है तो उस पर वो 25% मार्कअप ऐड करके 125 पर दे रही हैं, राइट? तो जो हमारी एसएससी वेगा लिमिटेड है उसने 60 करोड़ रुपीस के गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे यहां इस केस में हम ये कह सकते हैं ना फ्रेंड्स कि ये जो 60 करोड़ रुपीस का ये जो अमाउंट है, 60 करोड़ का ये जो अमाउंट है एक्चुअली ये 125 के हिसाब से अमाउंट आ रहा है। अगर हम वेगा लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर निकालें यहां पर तो वो जो अमाउंट यहां पर आएगा वो 48 करोड़ आएगा। और अगर मतलब वेगा लिमिटेड अगर अदर्स को 48 करोड़ का अगर गुड्स बेचेंगी तो वो 20% मार्कअप के साथ में उनको बेच देंगी।
जबकि उन्होंने वेगा लिमिटेड को 48 करोड़ का ये जो गुड्स बेचा है, इस पर 25% जो मार्कअप है 12 करोड़ वो ऐड करके उन्होंने 60 करोड़ में फाइनली वो बेचा है। राइट ना फ्रेंड्स, इस केस में यही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। कायदे से क्या होना चाहिए कि ये जो 48 करोड़ है बेसिकली इसका जो 20% जो बनता है, जैसे औरों को वो कॉस्ट ऑफ गुड्स पर 20% मार्कअप ऐड करके जो वो बेच रही हैं, कायदे से उनको वेगा लिमिटेड को भी यहां पर 20% मार्कअप ऐड करके 57.6 करोड़ पर ये जो गुड्स है वो बेचना चाहिए। मतलब हमारी एसोसिएट इंडियन कंपनी वेगा लिमिटेड को ये जो गुड्स है वो 57.6 करोड़ पर इंपोर्ट करने चाहिए। अभी तक के पर्टिकुलर से तो यही बातें हमें यहां पर निकल कर आ रही हैं। राइट ना फ्रेंड्स, तो यहां इस केस में आगे देखिए जरा, वेगा लिमिटेड वाज अलाउड टू यूज द ब्रांड नेम ऑफ सोलरिस इनकॉर्पोरेशन विदाउट एनी पेमेंट एंड वेयर एज द अनरिलेटेड पार्टीज कैन नॉट यूज सच ब्रांड नेम इन इंडिया। द एनुअल कॉस्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू इज 100 lakhs। अब जरा रुकिए प्लीज, यहां इस केस में यह कहना मेरा बनता है कि अगर सोलरिस ने आपको अगर अपनी ब्रांड वैल्यू यूज करने के लिए अगर अलाउ किया है, जिसकी वर्थ अगर 1 करोड़ है और वो किसी और को यूज करने के लिए अपनी ब्रांड वैल्यू अलाउ नहीं करती है, आपको अलाउ किया है, तो आप 1 करोड़ उनको एक्स्ट्रा भी दे दो तो चलेगा। आप अगर ब्रांड वैल्यू के लिए अगर 1 करोड़ उनको एक्स्ट्रा भी दे दो तो चलेगा, क्योंकि वो अपना जो ब्रांड है वो किसी को यूज करने के लिए अलाउ नहीं करती है, आपको उन्होंने स्पेशली यूज करने के लिए अलाउ किया है, तो आप उसके लिए जो उसकी वर्थ है 100 लाख रुपीस वो अगर उनको एक्स्ट्रा भी पे कर दो तो चलेगा। राइट, अच्छा आगे देखना जरा, वेगा लिमिटेड वाज अलाउड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। यस माय डियर फ्रेंड्स, सोलरिस इनकॉर्पोरेशन ने वेगा लिमिटेड को 2 months का जो क्रेडिट पीरियड है वो अलाउ किया, वेयर एज फॉर अनरिलेटेड parties Solaris Incorporation allowed only 1 month as credit period. The interest cost may be taken as 12% per annum and the purchases were uniform throughout the year। तो इस केस में मेरा क्या कहना यहां पर बनता है कि सिंस वेगा लिमिटेड को एक बेनिफिट मिल रहा है, 1 month का एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड उनको मिल रहा है, तो जो 57.6 करोड़ जो करेक्ट प्राइस यहां पर बनती है आपके द्वारा इंपोर्ट किए गए गुड्स के लिए, उसका 1 month का जो क्रेडिट 12% पर annum कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, तो 1 month के लिए 1% हुआ, तो यहां पर जो 1% इसका जो अमाउंट यहां पर बनता है 0.576 करोड़, इतना आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा आपको मिल रहा है, तो इतना आप कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के लिए अगर सोलरिस को एक्स्ट्रा दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर आप सोलरिस को अगर और भी पे कर दो तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। गुड्स के लिए आपको इतना देना चाहिए, ब्रांड वैल्यू के लिए आपको इतना पे करना चाहिए, और आपको 1 month का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है, इसके लिए आप उनको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इतना एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। तो 57.6 प्लस 1 करोड़ प्लस 0.75576, तो यहां 59.176 करोड़ हम कह सकते हैं एएलपी आएगी, और आपने कितना पे किया, 60 करोड़ पे कर दिया। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 0.824 करोड़ का जो एडिशन है वो ऑन अकाउंट ऑफ एएलपी यहां पर वेगा लिमिटेड की इनकम में रिक्वायर्ड बनेगा। कॉन्सेप्चुअली एक एक जो चीज है वो आपको क्लियर करके चलना है। जो पहली रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन की, वो यही आपको देखने को मिलेगी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एएलपी एंड द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड ऑफ टू द इनकम ऑफ वेगा लिमिटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए यहां इस केस में जो ये सिचुएशन बनी है, जैसा हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, यहां मार्कअप वाला पोर्शन हटा के जो माय डियर फ्रेंड्स मार्कअप रैशनली जो बनता है वो ऐड किया, ये हमारी एएलपी आई थी, जितना इन्होंने पेमेंट किया इतने का जो एडजस्टमेंट है वो वेगा लिमिटेड की इनकम में करना यहां रिक्वायर बनता है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स अब देखिए, the assessing officer referred the matter to the TPO for determination of ALP, वो हमने यहां पर निकाली थी। What is the due date for Vega Limited for furnishing audit report under section 92E? अब आप याद उठाइए, आप असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में सेक्शन 139(1) देखते हैं, क्या आपको देखने को मिलता है कि इंटरेस्टल ट्रैक्शन में एंटर करने वाले असेसिंग रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 30 नवंबर है। प्रीवियस ईयर की क्लोज होने के बाद में 30 नवंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ड्यू डेट कहलाती है। 92E क्या बोलता है कि 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर आरओआई, ड्यू डेट फॉर आरओआई से 1 month पहले, मतलब 31 अक्टूबर तक, प्रीवियस 24-25 का केस अगर है तो 31 अक्टूबर 2025 तक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट है सेक्शन 92E में वो वेगा लिमिटेड को ऑब्टेन करके फर्निश करनी होगी, और अगर नहीं की तो सेक्शन 271BA की, याद करो, 1 लाख रुपीस की जो पेनल्टी है वो असेसी पर लगाई जा सकेगी। व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज लेबल ऑन वेगा लिमिटेड इफ इट फेल्स टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, वही 1 लाख रुपीस की। आप देखिए, तो जो 31 अक्टूबर है तब तक जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्निश होनी चाहिए, अगर नहीं की तो 1 लाख रुपीस की जो पेनल्टी है वो
यहां पर पिक्चर में लाई जा सकेगी। ओके ना फ्रेंड्स, आइए अब रुक करेंगे अगले क्वेश्चन का। क्या यहां पर आपको इस एमटीपी में दिया गया केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस है मैं अब उनमें आपको लेकर बढ़ रहा हूं। Mr. Arjun, a resident individual, electronically filed his income tax return for AY 24-25 on 30th July 2024, disclosing full interest income of rupees 25 lakhs received from Messrs. Rajesh Finance Private Limited, Delhi, deductor, and claimed TDS accordingly. However, the tax department disallowed the TDS credit pursuant to intimation issued under section 143(1). The application filed under section 154 was also rejected for the reason that TDS credit is not reflected in Form 26AS, and consequently the said tax was recovered from the assessee, that is Mr. Arjun itself. Advise Mr. Arjun on the basis of latest judicial or court rulings whether the department can recover tax due from him, discuss the relevant provisions and give a conclusion. अरे आप याद उठाइए BDR Finvest Private Limited का केस, BDR Finvest Private Limited के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने माय डियर फ्रेंड्स क्या कहा था, उन्होंने सिंपली यही प्रोवाइड किया था कि जो टीडीएस है वो एक मोड है रिकवरी का, है ना, मतलब पता नहीं पे टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा, डाउट होता है, तो बस एक रिकवरी का मोड होता है। बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस है उसी पर बेस्ड आपको जो सिचुएशन है वो प्रोवाइड की गई है। अगर मिस्टर अर्जुन का जो इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस है वो पेयर कंपनी ने डिडक्ट कर लिया है, अब उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया होगा, इसलिए फॉर्म 26 में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें अर्जुन की तो कोई गलती नहीं है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि सेक्शन 205 क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई टैक्स डिडक्टेबल है एंड वो टैक्स डिडक्ट किया जा चुका है तो आप उसकी डायरेक्ट डिमांड अगेन डिडक्टी पर रेज नहीं कर सकते। सेक्शन 205 उस पर एक लीगल बार, एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। फॉल्ट यहां पर डिडक्टर के पार्ट पर है, उन्होंने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया होगा, नहीं तो फॉर्म 26 में रिफ्लेक्ट हो रहा होता, तो जो रिकवरी है वो उनसे की जानी चाहिए, ना कि मिस्टर अर्जुन से। राइट ना माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, जिस तरह की बातें आपको इस केस लॉ में देखने को मिलती हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही आपको बस यहां पर ये यूज में लेनी थी। तो इस केस में जो रिकवरी का जो एक्शन है मिस्टर अर्जुन के खिलाफ डिपार्टमेंट का, वो करेक्ट यहां पर नहीं कहलाएगा। आप देखेंगे आपको फ्रेंड जो केस मैंने अभी बोला ना, ये बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का, उसी के बेस पर जो आंसर है वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो डिपार्टमेंट का ये जो एक्शन है मिस्टर अर्जुन से रिकवरी का कि बस 26 में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम आपसे रिकवरी करेंगे, वो एक्ट उनका वैलिड इन लॉ कहलाएगा। राइट, सेक्शन 205 वगैरह की जो बात है उसका जो जिक्र है वो आपको इसमें नजर आएगा। मैं ले चलता हूं आपको जरा अगले केस स्टडी में। एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट एन आईटी पार्क एंड एम्प्लॉइंग 700 स्टाफ, डिडक्टेड TDS aggregating 1.1 crores on salaries, contractual payments and other sums up to 31st March 2025 for AY 25-26. In March 25, the assessee deposited part of the TDS being 38 lakhs and balance of rupees 72 lakhs was deposited later in July 25. However, the additional commissioner of income tax issued a show cause notice proposing to levy penalty under section 271C of the Income Tax Act 1961 of the amount equal to TDS and also levied penal interest under section 2011A of the IT Act 1961. Feeling aggrieved and dissatisfied with the levy of interest or penalty under the Income Tax Act 1961 on late deposit of TDS, the company has approached you. Examine your answer should cover issue involved, provision, applicable, analysis and conclusion. तो फ्रेंड्स यहां पर इशू क्या इन्वॉल्व है? इशू केवल ये इन्वॉल्व है कि अगर assessee कंपनी ने अगर टीडीएस को डिडक्ट करके डिपॉजिट करने में अगर डिले किया है तो इस पर 271C की पेनल्टी लगाना और 2011 का इंटरेस्ट लेवी करना क्या वैलिड कहलाएगा? प्रोविजन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 271C क्या बोलता है कि अगर डिडक्टर ने डिडक्टेबल टैक्स को डिडक्ट करने में अगर डिफॉल्ट किया हो, मतलब अगर फेल्योर इन डिडक्शन रहा हो, तो उस केस में 271C की पेनल्टी लगेगी, फेल्योर इन डिपॉजिटिंग के केस में नहीं। और यह फेल्योर इन डिपॉजिटिंग का केस है। तो याद करो ना फ्रेंड्स, यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला था कि फेल्योर इन डिडक्शन के केस में जो 271C है वो पिक्चर में आ सकता है, फेल्योर इन डिपॉजिटिंग के केस में नहीं। लेकिन तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो 271 सेक्शन 271C में पेनल्टी इंपोज करने का जो एक्ट है वो वैलिड नहीं है। लेकिन जो सेक्शन 2011A है वो क्या बोलता है कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट करने में डिफॉल्ट किया या डिडक्ट करने के बाद में उसे टीडीएस चैप्टर की टाइम लिमिट में डिपॉजिट करने में अगर आपने डिफॉल्ट किया, दोनों ही केसेस में जो 2011 का जो इंटरेस्ट है वो तो आप पर लगाया ही जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं 2011 का जो इंटरेस्ट लेवी करना है वो एक्ट इनका करेक्ट कहलाएगा, वो
इंटरेस्ट वाला जो एक्ट है वो उनका यहां करेक्ट कहलाएगा। यही कंक्लूड आपने आगे करना है। लेकिन आइए जरा मैं एक और लेटेस्ट केस स्टडी पर बेस्ड माय डियर फ्रेंड्स ये सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। सुचित्रा लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) on 15 September 23 for A by 2324. The return was found to be defective and an intimation was issued on 10th May 2024 directing the assessee to rectify the defect within 15 days. The defects were rectified on 19th May 2024. मतलब within 15 days सुचित्रा ने डिफेक्ट रेक्टिफाई भी कर दिया। The return was processed and intimation was sent on 15 July 24. Subsequently the AO issued a notice under section 143(2) on 21st June 2025. CA of Suchitra Limited contended that the notice was barred by limitation since it was issued beyond the permissible time limit. Examine the validity of the notice issued under section 143(2) by the assessing officer. अब जनवरी 26 एग्जाम के लिए भी इंस्टीट्यूट ने जो केस लॉज अपलोड किए हुए हैं माय डियर फ्रेंड, जो केस लॉज का सेशन है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड भी कर रखा है डायग्राम्स के साथ में, वो सारे केसेस भी जो हमने डिस्कस कर रखे हैं। याद कीजिए ट्रेवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो सुप्रीम कोर्ट का केस रहा है, एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं वो आपको इस केस स्टडी में वहां प्रोवाइड किए गए। जहां सस्सी ने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी थी, उसमें डिफेक्ट था तो एओ ने डिफेक्ट इंटीमेट कर दिया, 15 डेज का टाइम मिला। उसके अंदर अंदर असस्सी ने जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई कर दिया था। हां, असस्सी ने डिफेक्ट को टाइमली रेक्टिफाई कर दिया था। तो 139(9) क्या बोलता है कि जो ओरिजिनल रिटर्न है वो आपकी वैलिड ट्रीट की जाएगी। जब आपने फाइल की थी तभी से वो वैलिड आपकी ट्रीट की जाएगी। ओके, और अगर आपको उस रिटर्न को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करना है तो वो रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर में फर्निश की गई होती है उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से 3 मंथ्स तक एओ को नोटिस इशू करना होता है। वो टाइम निकल जाने के बाद में अगर एओ नोटिस इशू करेगा तो वो नोटिस टाइम बार्ड ही नोटिस कहलाएगा, वो नोटिस टाइम बार्ड ही ट्रीट किया जाएगा। अब आप देखिए इस केस में भी तो यही हो रहा है। इस केस में भी असस्सी ने जो रिटर्न फर्निश की वो इस डेट पर, ये डेट फॉल कर रही है 23/24 को, तो 23/24 में तो इसके क्लोज होने से 3 मंथ्स तो 30 जून 2024 को ही निकल गए और एओ ने नोटिस इशू किया 21 जून 2025 में, मतलब काफी टाइम बाद। तो ये जो नोटिस है ये नोटिस टाइम बार्ड तो है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो केस है उसी के एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने यहां पर जो आंसर है वो देना है। तो बस इशू क्या रहा है कि 143(2) के स्क्रूटनी नोटिस के लिए जो टाइम लिमिट का बेस है वो ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग डेट बनेगी या डिफेक्ट रिमूवल की डेट बेस बनेगी। अरे डिफेक्ट रिमूवल की डेट क्यों बेस बनेगी? डिफेक्ट अगर रिमूव नहीं होता तो ओरिजिनल रिटर्न वर्ड भी इशू हो जाती, डिफेक्ट रिमूव हो गया तो ओरिजिनल रिटर्न वैलिड कहलाएगी। लेकिन वैलिड तो तब से ही कहलाएगी ना जब आपने फाइल की थी, तो उसी के बेस पर जो आपको स्क्रूटनी की टाइम लिमिट है वो आपके लिए काउंट की जाएगी। उसके बाद अगर आपने नोटिस इशू किया है तो वो आपका टाइम बार्ड नोटिस ही ट्रीट किया जाएगा। यही आपको सॉल्यूशन में नजर आएगा। और आइए जरा अब ले चलता हूं आपको मैं माय डियर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द मेंट बाय डिजिटल इकोनॉमी? व्हाट आर द टैक्सेशन इश्यूज इन ई-कॉमर्स? लिस्ट आउट द OECD recommendations under Action Plan 1 which deals with the digital economy। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, आप डिजिटल इकोनॉमी वगैरह की बात कर रहे हैं तो करंट सिनेरियो में कोई भी बिजनेस नेशनल बाउंड्रीज का रिगार्ड किए बिना डिजिटल डोमेन में कंडक्ट किया जा सकता है। एक्चुअली जो डिजिटल मॉडल ऑफ बिजनेस है उसमें जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसका किसी पर्टिकुलर प्लेस से जो लिंक है वो डिसॉल्व हो सकता है। सर्टेनली जो डिजिटल मॉडल ऑफ बिजनेस है उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो किसी पर्टिकुलर और फिजिकल लोकेशन से नहीं बल्कि वो साइबर स्पेस में हमें अकर्ड नजर आते हैं, मतलब ऑनलाइन एनवायरनमेंट में वो कंडक्टेड हमें नजर आते हैं। राइट, डिजिटल मॉडल ऑफ बिजनेस में इंटेंजिबिलिटी का फीचर इंक्लूड होने की वजह से सबसे बड़ा चैलेंज जो टैक्सेशन अथॉरिटीज को आता है वो क्या आता है कि हम टैक्सेशन जुरिडिक्शन कैसे डिटरमाइन करें। राइट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो फिजिकल प्रेजेंस बेस्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रूल होता है कि जहां पर आपकी ब्रांच ऑफिस होगी, जहां पर आपका फिजिकल लोकेशन, जहां पर आपका फिजिकली ऑफिस प्रेजेंस होगा, प्रेजेंट होगा, वहां आप टैक्सेशन, वहां के आप टैक्सेशन जुरिडिक्शन में आएंगे। तो अब डिजिटल मॉडल ऑफ बिजनेस में तो ये होता ही नहीं। तो इसलिए जो मेन टैक्सेशन इश्यूज हैं वो टैक्सेशन जुरिडिक्शन वगैरह डिटरमाइन करने में टैक्सिंग अथॉरिटीज को फेस करने पड़ते हैं। अब ये जो चीजें मैं आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ये रख रहा हूं, जैसे जो आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज, OECD वाले चैप्टर जब आप देखते हो तो वहां पर फ्रेंड्स जब हम
बीपीएस की बात करते हैं तो बीपीएस में डिजिटल इकोनॉमी वगैरह मुद्दा, टैक्स एंड इश्यूज वाली बात है, ओईसीडी की रिकमेंडेशंस वगैरह मैं भी आपको रिफ्रेश करा दूंगा। उसके अलावा जो मैंने भी कहा चैप्टर 12 जब हम डिस्कस करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला, तो वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स हम ये जो डिजिटल इकोनॉमी वगैरह वाली बातें जो कर रहे होते हैं वहां भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है कि किस तरह की जो टैक्सेशन इश्यूज हैं वो अराइज होते हैं। जैसे किसी पेमेंट का जो नेचर है उसको कैरेक्टराइज करने में टैक्स डिफिकल्टी आती है, एक्चुअली जो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, टैक्सेबल एक्टिविटी की एंड टैक्सिंग जुरिडिक्शन के बीच में जो नेक्सस मतलब रिलेशन एस्टैब्लिश करने में दिक्कत आती है, किसी भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, टैक्स पेयर किस इनकम टैक्स पर्पस के लिए टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करना, सिंपली कोई भी पर्सन अपनी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में किस जुरिडिक्शन में उसे टैक्स किया जाएगा, इसको डिटरमाइन करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू रहता है। अब ओईसीडी की रिकमेंडेशन क्या रही है, ओईसीडी ने जो रिकमेंडेशंस दी है वो भी क्विकली रिफ्रेश कर लीजिए सबसे पहले। हां, अब डिजिटल मॉडल ऑफ बिजनेस अगर है डिजिटल इकोनॉमी में, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो फिजिकल प्रेजेंस बेस्ड पी रूल है उसको अब मॉडिफाई किया जाना चाहिए कि अगर कोई एंटरप्राइज फुल्ली डिमेटेरियलाइज्ड एक्टिविटीज में अगर एंगेज्ड है तो उनकी किसी कंट्री में फिजिकल प्रेजेंस छोड़ो, डिजिटल प्रेजेंस के बेस पर डिसीजन लो। अगर उनकी सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस अगर किसी कंट्री में है तो उनका फिजिकल तो उनका जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो उस कंट्री में ट्रीट करके उसको उस कंट्री का टैक्सेबल उस कंट्री में उसे टैक्सेबल बनाओ। पहली रिकमेंडेशन तो माय डियर फ्रेंड्स यही रही है कि जो फिजिकल प्रेजेंस बेस्ड जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का रूल है उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए, राइट। दूसरा कि वर्चुअल पी का जो रूल है वो पिक्चर में लाया जाना चाहिए। वर्चुअल पी का रूल रिफ्रेश कीजिए प्लीज कि अगर सपोज मैं अपना कोई बिजनेस मतलब कोई भी पर्सन अगर अपना कोई बिजनेस सोलली किसी वेबसाइट के थ्रू अगर कर रहा है और वो वेबसाइट किसी अनदर पर्सन के सर्वर पर अगर लोकेटेड है और वो सर्वर उस अनदर पर्सन का अगर किसी अनदर कंट्री में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी अनदर कंट्री में लोकेटेड सर्वर पर एग्जिस्ट करने वाली वेबसाइट से अगर किसी पर्सन का बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस से जो आने वाली इनकम है वो उस कंट्री में टैक्स की जानी चाहिए जहां पर उस बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट का जो सर्वर है वो लोकेटेड है। मतलब उनका जो वर्चुअल पी है वो वहां पर एग्जिस्ट ट्रीट करना चाहिए। इसी तरह से और रिकमेंडेशन क्या रही है कि जो एक फिक्स्ड विद होल्डिंग टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहिए कि भाई कोई फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ऑनलाइन गुड्स सर्विसेज वगैरह बेच रहा है तो जिस कंट्री में उसने बेचे हैं, जिस कंट्री के उसके कस्टमर्स रहे हैं, उस कंट्री के कस्टमर्स के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट कोई फिक्स्ड रेट से कोई अमाउंट विदहोल्ड करके गवर्नमेंट उस कंट्री गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर जमा करा देना चाहिए। या जो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका किसी कंट्री में अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है लाइक ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं है, अगर वो उस कंट्री के रेजिडेंट को या पी वाले नॉन रेजिडेंट को अगर अपने ऑनलाइन गुड्स वगैरह अगर बेच रहे हैं या ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह अगर दे रहे हैं ओके तो उस पेमेंट पर एक इक्वलाइजेशन लेवी का जो अमाउंट है वो पेयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएं। तो इस तरह की जो रिकमेंडेशंस हैं वो माय डियर फ्रेंड्स ओईसीडी की रही है, वो मैंने आपको बस यहां पर क्विकली रिफ्रेश कराई है। इनकम टैक्स एक्ट में कहां पर कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं वो हम सारी बातें एडिशनली यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बस यही चीजें प्रोवाइड करनी थी, डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको वहां पर प्रोवाइड करनी थी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड इसके अलावा आपको जो ओईसीडी की रिकमेंडेशंस रही हैं वो ओईसीडी की रिकमेंडेशंस वहां प्रोवाइड करनी थी, नथिंग एल्स। और वही चीजें आपको एग्जैक्टली यहां पर सॉल्यूशन में बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगी। कुछ भी अलग आपको वहां नजर नहीं आएगा। जो मैंने चीज अभी आपके सामने रखी थी ना, हाँ, कि डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है, वो साइबर स्पेस वगैरह वाली बातें, टैक्सेशन इशू जो अभी आपके सामने रखे, इसके अलावा जो ओईसीडी की रिकमेंडेशन रही है, वर्चुअल पी वाला रूल, जो पी की डेफिनेशन को मॉडिफाई करना, फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स लगाना, या इक्वलाइजेशन लेवी वाली बात, वो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। और आइए इस एमटीपी में मैं अब आपको आगे लेकर बढ़ना चाहूंगा। देखिए जरा क्या अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इंडियन ब्रांच ऑफ एफ इनकॉर्पोरेशन कंट्री जे कंडक्टेड ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीज 600 करोड़ विद एसआर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ड्यूरिंग फाइनेंशियल 24-25। एसआर एंटरप्राइजेस
applied for an advance ruling in January 25 to determine the tax implications for both itself and non-resident F incorporation. The board for advance ruling accepted the application for and pronounced its ruling on 30th April 2025, and the said ruling was communicated to SR Enterprises Private Limited on the same date. SR Enterprises Private Limited, however, not satisfied with the said ruling, state whether the advance ruling pronounced by board for advance ruling is binding on SR Enterprises Private Limited. Is there any remedy available to SR Enterprise Private Limited if it is aggrieved with the said ruling? Examine. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, एडवांस रूलिंग चैप्टर में आप एक सेक्शन देखते हो ना, सेक्शन 245W, वो क्या बोलता है कि जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा प्रोनाउंस की जाने वाली जो रूलिंग है वो एप्लीकेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। एप्लीकेंट को क्या रेमेडी अवेलेबल है? वो सेक्शन 245W में अपील लेकर जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास में। यस, उनको जब रूलिंग कम्युनिकेट हुई उस डेट से वो 60 डेज में जो अपील है वो हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। ओके, तो यहां इस केस में हम कह सकते हैं 31 डेज मई में, 29 डेज जून में। तो 29 जून 2025 तक जो अपील है वो हाई कोर्ट में ले जाई जा सकती है। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इस डेट में अपील ना फाइल कर पाने की कुछ गुड एंड सफिशिएंट रीजंस है, तो 30 डेज का जो टाइम है वो एसएससी को अपील फाइलिंग के लिए अपने पास और दे सकेंगे। तो मतलब क्या कि हां, एसआर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पास में जो रेमेडी है वो अवेलेबल है। राइट, यही चीजें हैं जो आपको आंसर में नजर आएंगी। फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन में। मिस्टर से एपेक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन incorporated entity, establishes 2 manufacturing units for steel containers, one in SEZ and one in domestic tariff area. The DTA unit supplies containers to the SEZ unit at below fair market value. The SEZ units perform only minimal processing on these containers before sales. This arrangement shifts substantial profit to the SEZ unit, enabling larger tax deduction. Such DTA to SEZ transfers account for 15% of the SEZ units total sales. Can a provisions of GAR be invoked? पहले तो मैं आपको बता दूं, GAR मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है ना फ्रेंड्स, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं। अब आप रिकॉल कीजिए, अगर एसएससी के द्वारा अगर एसईजेड वाली एंटिटी से अगर एसएससी के द्वारा अगर एक नॉन एसईजेड, हाँ ये जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इस केस में उनका जो ये डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में मतलब एक नॉन एसईजेड में जो यूनिट उनकी लोकेटेड है, वहां उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, वहां से उन्होंने जो कंटेनर है उनको सप्लाई किया है एसईजेड वाली यूनिट को, ओके, और एफएमबी से कम प्राइस पर सेल किया है, जिससे कि यहां पर इन्हें प्रॉफिट कम बुक करना पड़े। यहां पर परचेस प्राइस कम बुक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेल प्राइस ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा बुक होगा, 10AA में डिडक्शन मिल जाएगा। यही इनका ऑब्जेक्ट रहा है, राइट। तो इस केस में गार के प्रोविजन लग सकते हैं क्या? अरे आप याद कीजिए, जहां सार होता है वहां गार नहीं लगता। और इस केस के लिए तो डियर फ्रेंड सेक्शन 10AA में क्या बोला गया है? सेक्शन 10AA में ये बोला गया है कि जो 80IA सबसेक्शन 8 के प्रोविजंस है वो यहां पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। इंटर यूनिट ट्रांसफर के सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8 के जो प्रोविजंस हैं, अगर एसएससी ने एक नॉर्मल यूनिट से अगर डिडक्शन के लिए एलिजिबल यूनिट में अगर गुड्स सर्विसेज का ट्रांसफर अगर दिखाया है, ठीक है, और नॉर्मल से लोअर प्राइस पर अगर उसे शो किया है, तो ऐसे केस में जब डिडक्शन की बात आएगी तो यह माना जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल प्राइस पर हुआ है, राइट। मतलब ज्यादा डिडक्शन जितनी भी क्लेम की गई होगी वो डिसअलाउ कर दी जाएगी। इन शॉर्ट मैंने ये बात आपके सामने रखी। 80IA सबसेक्शन 8 के जो प्रोविजंस है वो 10AA के केस में भी लगेंगे। 10AA में ये बात कही गई है। मैं केवल ये आपको और याद दिलाना चाहूंगा, जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में सेक्शन 92B देखते हो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का, तो वहां पर भी आपको ये नजर आता है ना कि ये इंटरयूनिट ट्रांसफर का जो केस है, अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो उस केस में जो ट्रांसफर प्राइस है वो माय डियर फ्रेंड्स मतलब जो फेयर मार्केट प्राइस है रीजनेबल प्रॉफिट वगैरह के लिए वो आर्म्स लेंथ प्राइस कंसीडर की जाएगी, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, यस माय डियर फ्रेंड, जहां पर सेक्शन 10AA के प्रोविजंस, 80IA सबसेक्शन 8 के प्रोविजंस, 92BA के प्रोविजंस मतलब सार गिवन है, वहां पर गार के प्रोविजंस मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इन्वोक नहीं हो सकते। अरे स्टार्टिंग में माय डियर फ्रेंड जब हम गार की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करते तो वहां पर ही ये जो सारे केसेस हैं एक्चुअली वो आपके साथ डिस्कस हो जाते हैं।
देखिए कि आप नॉन एसईजेड वाली यूनिट में गुड्स प्रोड्यूस किए और आपने एसईजेड वाली यूनिट को गुड्स का ट्रांसफर दिखाया, ऑफिशियली ट्रांसफर किया है, एफएमबी से लोअर प्राइस पर किया है, इंटरनेट ट्रांसफर है, यहां पर सारे के प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस केस में घर के जो प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगे, राइट। और आइए टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन है इस एमटीबी का वो हो जाए अब। मिस्टर राजेश, प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स इन स्मार्टफोन्स फॉर फाइनेंशियल 24-25 his turnover and total receipts for 5 crores, total rupees 5 crores 12 lakhs. He collected rupees 22 lakhs in cash from sundry debtors with the balance of 4.9 crores received via online banking before 31st March 25. He also made total business payments of rupees 5.5 crores against purchase of goods, rent, salary and other expenses during the PY 24-25, out of which total cash payments amounted to rupees 28 lakhs and remaining all kinds of payments made through online banking channel. No other amount received or paid during the year on business account. He has no other business in his name. Is Mr. Rajesh mandatorily required to audit the books of Mrs. Gupta Electronics for AY 25-26 under section 44AB of the IT Act 1961? Discuss the applicability. अब रुकिए जरा, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 44AB में नॉर्मली जो टैक्स ऑडिट की लिमिट एक बिजनेसमैन के लिए वो 1 करोड़ है नॉर्मली। हाँ, अगर उनकी जो कैश रिसीट्स हैं वो टोटल रिसीट्स का अगर 5% या से ज्यादा नहीं है, ओके, मतलब सिंपली स्पीकिंग जो उनकी कैश रिसीट्स है वो अगर उनकी टोटल रिसीट्स के 5% से ज्यादा नहीं है, 5% या से कम है, साथ ही साथ अगर उनके टोटल जो कैश पेमेंट्स है वो उनके टोटल पेमेंट्स के अगर 5% या इससे ज्यादा नहीं है, 5% ज्यादा नहीं है मतलब 5% इससे कम है, तो उस केस में उनके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी। अब जरा चेक कर लेते हैं, यहां पर जो उनका कैश रिसीट है 22 लैक्स का, हाँ, आउट ऑफ 512 लैक्स, वो अगर आप निकालोगे ना तो ये तो आपका जो रिजल्ट है वो 5% ज्यादा नहीं आएगा, यहां तो बात चल जाएगी, यहां तो बात पूरी हो गई। लेकिन जो इनका पेमेंट है ना 28 लैक्स का कैश में, टोटल पेमेंट इनका कितना रहा है 550 लैक्स का, ओके, 550 लैक्स का जो इनका टोटल पेमेंट रहा है, अब इनका जो कैश पेमेंट है वो 5% से ज्यादा हो गया, बस यहां बात बिगड़ गई। इसका मतलब क्या निकलेगा कि इनके लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है, लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट वो 10 करोड़ इन्हें नहीं मिल पाएगी, इन्हें जो नॉर्मल लिमिट है 1 करोड़ की वो लगेगी, और सिंस इनकी जो टर्नओवर है वो 5.12 करोड़ की है, इसलिए टैक्स ऑडिट हाँ रिक्वायर्ड बनेगा, हाँ इनके लिए जो टैक्स ऑडिट है वो रिक्वायर्ड बनेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको जो बात यहां पर देखने को मिलेगी वो इस आंसर में यही देखने को मिलेगी, राइट। तो इस केस में ये तो लीगल पोजीशन आपको यहां पर प्रोवाइडेड है कि 5% से कम उनका कैश पेमेंट होना चाहिए था, 5% से कम उनकी कैश रिसीट होनी चाहिए थी, 5% ज्यादा कैश रिसीट और 5% ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं दिखने चाहिए थे। तो कैश पेमेंट पर आकर बात बिगड़ रही है, कैश रिसीट का तो चीजें मैनेज हो रही थी, इसलिए इस केस में 10 करोड़ वाली जो बात है वो नहीं लगेगी। इस केस में माय डियर फ्रेंड्स उनके लिए जो टैक्स ऑडिट है वो यहां पर रिक्वायर्ड बनेगा, ओके। अच्छा, अब जरा देखिए फ्रेंड्स आगे क्या दिया गया इस केस स्टडी में आपको। एज्यूमिंग मिस्टर राजेश इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एंड इन द लाइट ऑफ द टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी इन सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट आल्सो डिस्कस वेदर द फॉलोइंग इशू नीड टू बी रिपोर्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर राजेश इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज एप्लीकेबल फॉर AY 25-26 under section 44AB in relation to tax audit of Messrs. Gupta Electronics in view of section 269 ST. You need to give relevant provisions of law in support of your answer. क्या है देखिए सिचुएशन, Messrs. Gupta Electronics issued an invoice of rupees 3,50,000 to Messrs. PQR Traders for sale of mobiles on 10th February 2025. Messrs. PQR Traders made payment of rupees 2,50,000 through account pay check. The balance of rupees 1 lakh has been paid on 10 different dates in cash through payments of rupees 10,000 on each day before 31st March 2025. Ignore the clause number given in form 3CD prescribed for tax audit report under section 44AB for such reporting. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूंगा, इन्होंने प्रोविजन की बात हमसे कही है ना फ्रेंड्स। तो रेलिवेंट प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन 269 ST क्या बोलता है। सेक्शन 269 ST में केवल यही रिक्वायर किया गया है कि अगर आप किसी पर्सन से एक दिन में जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, एक बार में एक से अधिक बार में, अगर वो 2 लाख रुपीस से ज्यादा है,
या अगर आप एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे इनवॉइस एक है, एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आप कितने भी दिनों में जो भी अमाउंट एक पर्सन से रिसीव कर रहे हैं, अगर वो 2 लाख रुपीस से ज्यादा है, या अगर आप एक इवेंट और एक ओकेजन के रिस्पेक्ट में कितने भी ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में कितने भी दिनों में एक पर्सन से जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो 2 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो आपको वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव करना पड़ेगा। ये 269ST की रिक्वायरमेंट है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां जो सिचुएशन बनी है इसमें हमारी जो एसोसिएट मिसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका जो एक ट्रांजैक्शन मिसर्स पीक्यूआर ट्रेडर्स के साथ 350 का हुआ है, इन्होंने इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 250 तो अकाउंट पे चेक से लिया है, मतलब बिल्कुल वैलिडली लिया है, कोई 269ST का वायलेशन नहीं है। राइट, हां, केवल 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो उन्होंने कैश में लिया है। अब किस डेट पर कितना लिया है इररेलेवेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहां ना तो सिंगल डे में 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट कैश में लिया गया है, ना सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट कैश में लिया गया है, तो 269ST का वायलेशन ही नहीं है। 269ST का यहां पर वायलेशन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात यहां पर कही, तो माय डियर फ्रेंड्स टैक्स ऑडिट में जस्ट नॉलेज प्रोड्यूस आपको रिफ्रेश करा दूं ये बात, फॉर्म 3CD में जो क्लॉज 31BA है, जो क्लॉज 31BA है, वो क्लॉज 31BA, ये आपको आंसर में नहीं देना था, बस जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिफ्रेश करा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। क्लॉज 31BA क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आपने 269ST में जो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है दैट इज 2 लाख रुपीस की, अगर आपने 269ST में जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है दैट इज 2 लाख रुपीस की, उस लिमिट का अगर आपने अमाउंट, मतलब 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अगर आपने अमाउंट, अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से अलग मोड से अगर पे किया है, लाइक कैश में पे किया है, तो आपको वो रिपोर्ट करना है। क्या यहां पर 2 लाख, जो 269ST की लिमिट है 2 लाख रुपीस की, क्या एसएससी ने 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अमाउंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस अलग मोड से लाइक कैश में पे किया है क्या? नहीं, केवल 1 लाख का पे किया है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है। राइट ना फ्रेंड्स, तो मई 2025 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, उस क्वेश्चन का भी जब मैंने आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस किया था, तो वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स हमने इसी तरह की बात की थी। ओके, और उसी तरह की चीज आपको यहां पर प्रोवाइड करनी थी। मतलब सिंपली स्पीकिंग, यहां 269ST की लिमिट से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं हो रहा है, इसलिए इस सिचुएशन में इस 1 लाख रुपीस की कैश रिसीट की कोई रिपोर्टिंग यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगी। रीजन आपके सामने है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यही सारी बातें आप आंसर रीड करेंगे, आपको उसमें ये देखने को मिलेंगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि इस एमटीपी में आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी माय डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड किए गए थे, वो इन टोटलिटी हमने डिस्कस एंड कंप्लीट यहां पर कर लिए हैं। तो इस सेशन का मेरा जो एजेंडा था वो यही था कि मैं आपके साथ में जो आपके जनवरी एग्जाम के लिए अपलोडेड इस एमटीपी 2 को लेकर जो भी केस सिनेरियोज, एमसीक्यूज एंड केसेस में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो डिस्कस एंड कंप्लीट करूं, वो मैंने यहां कंप्लीट किया। और सर्टेन प्लेसेस पर आपने देखा हमने जगह जगह पर माय डियर फ्रेंड्स जो अपने रेगुलर बैच के नोट्स उनको भी रेफर किया। आपके नियर एंड डियर्स जो भी जिनका इनफैक्ट में 26 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट ड्यू है, आप उनको गाइड कर सकते हैं रेगुलर बैच के लिए। satish-mangal-classes.in वेबसाइट पर वो अवेलेबल है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए कोई भी और अच्छी चीज जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी वो मैं लेकर आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट टू यू।